हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज से हम स्टार्ट करेंगे मदर ऑफ पैडागोजी सीरीज। तो इस सीरीज के अंदर हम जो ये बुक आई है टॉपर्स चॉइस पब्लिकेशन की DCCPRT मदर ऑफ पैडागोजी, जिसके राइटर प्रतीक मलिक सर हैं। तो इस बुक को हम इस सीरीज में कवर करेंगे। देखो, इस बुक के बारे में कुछ जानकारी बता देता हूँ जो हर वीडियो में नहीं देंगे। आज पहली वीडियो है सीरीज की, इसलिए कंफर्म कर देता हूँ। जो सैंपल PDF इस बुक की मिली है, ठीक है, सैंपल बाइलिंगुअल है। वो इसलिए है ताकि आप ये देख सको कि इंग्लिश हिंदी के कंटेंट में कुछ फ़र्क तो नहीं है। कुछ फ़र्क नहीं है। जो चीज़ इंग्लिश में लिखी है वही चीज़ हिंदी में लिखी है, ठीक है। आप इंग्लिश मीडियम लो, हिंदी मीडियम लो, आप जिस मीडियम में कंफर्टेबल हो आप वो मीडियम ले लो। क्योंकि जब आप बुक मंगाओगे तो वो एक ही मीडियम में आएगी, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। बाइलिंगुअल नहीं है। बाइलिंगुअल सिर्फ सैंपल है, ठीक है। अमेजोन के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सैंपल की PDF भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इस क्लास की PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब देखो, इस बुक की जो खासियत थी वो ये थी कि जो DTPLC का लेटेस्ट सिलेबस आया है, जिसमें 19 टॉपिक है, तो उस 19 टॉपिक के सब टॉपिक एक तो बताए गए हैं, ठीक है, किसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। उसके अलावा वो NS में कहाँ से पढ़ सकते हो, इग्नू प्रीफर करते हो तो इग्नू में कहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। वो सब उसमें इंडेक्स में दिया गया है। आपने अगर सिलेबस एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखे तो उसमें देख लेना, उसमें अच्छे से क्लियर करके बताया है कौन सा टॉपिक कहाँ से कितना पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, ये वीडियो स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक हमारा चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसके अंदर 4 सब टॉपिक है: ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, एडोलसेंस और सोशलाइजेशन। तो आज की वीडियो मिला के टोटल 4 वीडियो आएंगी, जिसके अंदर हम ये पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, डायमेंशन, ये सब इसके अंदर आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसी के ऊपर है कि व्हाट इज बर्थ ट्रोमा। बर्थ ट्रोमा क्या होता है? पहला ऑप्शन है इंजरी सस्टेन्ड विद इन 15 डेज ऑफ बर्थ, इंजरी सस्टेन्ड विद इन 5 डेज ऑफ बर्थ, इंजरी सस्टेन्ड विद इन 2 डेज ऑफ बर्थ, या इंजरी सस्टेन्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो देखो, बर्थ ट्रोमा जो होता है वो होता है ऑप्शन सी, ठीक है, इंजरी सस्टेन्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ। वो होगा हमारा बर्थ ट्रोमा। बाकी सारे तो टाइम फ्रेम है कि बर्थ होने के बाद का टाइम फ्रेम है ना, 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन। तो उनको हम पोस्ट नेटल या फिर पोस्ट बर्थ, आफ्टर बर्थ इंजरीज बोल सकते हैं। बर्थ ट्रोमा क्या होता है? बर्थ ट्रोमा तो फिजिकल इंजरीज जो बर्थ के टाइम पे होती है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं, ठीक है, सबकी शिफ्ट, डेट, वेट सब लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ में होते हैं 4 स्टेज। पहली होती है जिसको हम बोलते हैं डायलेशन, ठीक है। दूसरी होती है एक्सपल्सन, तीसरी होती है प्लेसेंटल, और चौथी होती है रिकवरी, ठीक है। देखो, डायलेशन में क्या होता है? डायलेशन में होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन बिगिन हो जाते हैं, ठीक है, सबसे लंबी स्टेज यही होती है। उसके बाद जब हमारा बेबी बर्थ कैनल के थ्रू मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, ठीक है, डिलीवर होता है, उस स्टेज को हम बोलते हैं एक्सपल्सन। तीसरी होती है प्लेसेंटल, जिसमें प्लेसेंटा और फेटल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो एक्सपेल होना स्टार्ट हो जाती है। रिकवरी बर्थ के मतलब बेबी का बर्थ होने के बाद 1 से 2 घंटे के ड्यूरेशन तक का, जब तक बॉडी स्टेबलाइज होती है, उस ड्यूरेशन में होती है रिकवरी। ये 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे 3 बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में 4 ही होती हैं। तो देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। डैश इज द रेसिप्रोकल इंड्यूरिंग टाई बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर। छोटे बच्चे, शिशु और देखभालकर्ता के बीच में जो स्थायी संबंध होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं अटैचमेंट, ठीक है। आंसर आएगा इसका अटैचमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बेली स्केल्स ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट, बेली स्केल्स ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है? पहला है 3 मंथ, टर्न्स फ्रॉम बैक टू साइड, 9 मंथ, रेजिज सेल्फ टू स्टैंडिंग पोजिशन। तो देखो, वैसे तो ये दोनों सही है, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा, बोथ 1 एंड 2। देखो, बेली स्केल्स जो इन्फेंट डेवलपमेंट वाली है वो क्या है, इन्फेंट्स और टोडलर जो होते हैं उनके डेवलपमेंटल फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि जब वो डेवलप हो रहा है बच्चा, तब क्या क्या काम होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से माइलस्टोन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की जो बात होती है वो इसके अंदर आती है। तो माइलस्टोन 1 जो है वो 3 मंथ पे आता है, जिसमें बच्चा मतलब अगर कमर के सहारे लेटा हुआ है तो वो साइड में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब टर्न हो सकता है वो, ठीक है। 9 मंथ से 10 मंथ के आसपास बच्चा सपोर्ट लेके खड़ा होने स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये स्टैंडिंग सपोर्ट, फर्नीचर वगैरह का सहारा लेके, ठीक है, कुर्सी का सहारा लेके वो खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो 9-10 मंथ के आसपास ये बोल रहा है तो ये स्टैंडिंग सपोर्ट की बात हो रही है। तो दोनों सही है, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स बॉडीली ग्रोथ एंड चेंज। बॉडी की ग्रोथ और चेंज के बारे में इनमें से कौन सा सही है? एट द एज ऑफ 1,
चिल्ड्रन बिगिन टू लूज देयर बेबीश राउंडनेस एंड टेक ऑन द स्लेंडर एथलेटिक अपीयरेंस ऑफ चाइल्डहुड, या एट द एज ऑफ 3 चिल्ड्रन एब्डोमिनल मसल डेवलप एंड द टोडलर पोर्ट बेली टाइटन्स। तो देखो जो इसमें स्टेटमेंट वन है ना कि एट द एज ऑफ 1 बच्चे जो अपना बेबी राउंडनेस हो गया, मतलब बेबी फैट जिसको हम बोलते हैं ना, छोटे बच्चे थोड़े गोलू गोलू टाइप से होते हैं, तो उसकी बात कर रहा है ये। तो ये कह रहा है एट द एज 1 पे वो खत्म होने स्टार्ट हो जाती है और सिलेंडर एथलेटिक अपीयरेंस आने स्टार्ट होती है। तो ऐसा नहीं होता, ये होती है एज 3 से 6 के बीच, 3 to 6 के बीच होनी स्टार्ट होती है ये वाली जो चीज़ ने बोली है। तो पहले तो इसका गलत है, ठीक है। दूसरे बोला एट द जो 3 चिल्ड्रन एब्डोमिनल मसल डेवलप द टोडलर पोर्टेबली टाइटस, बच्चे का जो पेट है वो कसने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पेट की मांसपेशियां वो डेवलप होना स्टार्ट होती हैं। तो ये इसका सही है, ठीक है, ये वाली लाइन सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, तो ओनली 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोटर डेवलपमेंट इज करेक्ट। मोटर डेवलपमेंट के बारे में इनमें से कौन सा सही है ये पूछा है। तो पहला, इट कंटिन्यूज टू इंप्रूव इन मिडिल चाइल्डहुड, एट द एज ऑफ 6 चिल्ड्रन कैन जज एंड इंटरसेप्ट पाथवेज ऑफ स्मॉल बॉल्स थ्रोन फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो देखो इसने कहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के दौरान जो बच्चा होता है उसका जो मोटर डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू रहता है, इंप्रूव होता है मिडिल चाइल्डहुड में, तो ये बात तो सही है। दूसरा कह रहा है एट द एज ऑफ 6 चिल्ड्रन कैन जज इंटरसेप्ट पाथवेज ऑफ स्मॉल बॉल्स। तो देखो थोड़ी दूर से अगर हम छोटी छोटी बॉल फेंक रहे हैं तो बच्चे का हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, मैच्योर होना चाहिए। तो इसके लिए लगभग 7 से 8 साल की उम्र चाहिए होती है, ठीक है। तो 6 साल का बच्चा ये नहीं कर पाएगा, तो सेकंड वाला गलत है और पहले वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ओनली 1 आ जाएगा, ऑप्शन बी, ओनली 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ एराउजल इन इन्फेंसी इज करेक्टली मैच विद देयर मूवमेंट। कौन से इनमें से है जिसको हमने करेक्टली मैच करा है। पहला है इरेगुलर स्लीप, मसल ट्विच होते हैं बट नो मेजर मूवमेंट। दूसरा है अलर्ट इनएक्टिविटी, क्वाइट मूवमेंट, मे मूव हेड लिम्स व्हाइल मूविंग अराउंड। तो देखो ये स्टेट ऑफ एराउजल की जो बात हो रही है ना, स्टेट ऑफ एराउजल, ये बच्चे जब सोते सोते बार बार आंख खुलती रहती है, बच्चे उठते रहते हैं ना बीच बीच में बार बार, तो बच्चा अभी कितनी मतलब किस हद तक सो रहा है, ठीक है, डिग्री ऑफ स्लीप क्या उसकी, और वेकफुलनेस मतलब कितनी जल्दी वो उठ जाएगा। तो ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ एराउजल, ठीक है। वो होता है ना बच्चा कच्ची नींद में, पक्की नींद में, ठीक है, गहरी नींद में सो गया, तो वो जो डिग्री ऑफ स्लीप होता है उसके बारे में है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इरेगुलर स्लीप क्या होता है, REM बोलते हैं, ठीक है, इरेगुलर स्लीप। इसमें क्या होता है, जो बेबी होता है ना उसकी जो ब्रेथ होती है वो इरेगुलर होती है, ठीक है। आँख जो होती है वो मतलब इधर उधर हिलती रहती है, ठीक है, जब क्लोज लेड के अंदर भी उसकी आंखें हिलती रहती है। मसल्स ट्विच होती है, बॉडी में कोई मेजर मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो पहली वाली लाइन तो सही है। दूसरा है अलर्ट इनएक्टिविटी, तो अलर्ट इनएक्टिविटी में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो काम होता है, ठीक है, आंखें खुली रहती है, अटेंटिव होता है, इन्वायरमेंट के आसपास चीजें देखता रहता है, ठीक है। उनका जो हेड है वो मूव होता है, ठीक है, लिम्स भी स्लोली क्वाइटली मूव होते रहते हैं, बट वो किसी विगरस एक्टिविटी में मतलब इंगेज नहीं होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी, बोथ 1 and 2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बाय विच प्रोसेस इन्फेंट एंड केयर गिवर कम्युनिकेट इमोशनल स्टेट्स टू ईच अदर एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। जो छोटा बच्चा होता है और जो उसकी देख रेख करता है, देखभाल करता होता है, वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं इमोशनल स्टेट्स को, और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसका आंसर आएगा म्यूचुअल रेगुलेशन। क्या आएगा, म्यूचुअल रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, एक रेसिप्रोकल इंटरेक्शन है, जैसे आप बच्चे को देख के हंसो तो छोटा बच्चे भी आपको देख के हंस देगा ना, इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल रेगुलेशन या म्यूचुअल इंटरेक्शन, रेसिप्रोकल इंटरेक्शन। तो यही होता है, जैसे आप छोटे बच्चे को देख के हंसोगे तो वो भी हंस देता है, ठीक है। तो इसी के बारे में बात हो रही है, तो यही है म्यूचुअल रेगुलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सेंसरी कैपेबिलिटीज ऑफ न्यूबॉर्न। छोटा बच्चा जब पैदा होता है, नए नए पैदा हुआ है, ठीक है, उसकी सेंसरी कैपेबिलिटीज के बारे में से कौन सा सही है ये पूछा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हियरिंग इज फंक्शनल बिफोर बर्थ। हियरिंग क्या है, जो वो बर्थ से पहले क्या हो जाती है, मतलब स्टार्ट हो जाती है, बच्चा जन्म से पहले सुनने लग जाता है, तो हाँ ये सही है, ठीक है। जो हियरिंग होती है ना वो मदर के फेटस में भी, मतलब जब बच्चा फेटस होता है तब भी वो मम्मी की साउंड सुन सकता है, ठीक है, मैटरनल साउंड सुन सकता है, आसपास जो तेज आवाज़ें होती हैं, ठीक है। जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो जब बच्चा पेट में होता है तब भी वो आसपास उसकी जो साउंड हो रही है वो बच्चे को सुनती रहती है। थर्ड ट्राइमेस्टर आता है ना, मतलब मतलब आखिरी के लास्ट के 3 महीने जब आते हैं तब उस टाइम की ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चल जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट सही है। विजन इज द लेस्ट डेवलप्ड सेंस एट बर्थ। बर्थ के टाइम पे विजन जो है वो सबसे कम डेवलप्ड सेंस होता है,
तो हाँ सही बात है। न्यू बॉर्न बेबी का जो बेस्ट जो होता है ना फोकस, वो बनता है 8 से 12 इंचेस का, ठीक है। बहुत पुअर विजुअल एक्टिविटी होती है उनकी, ठीक है। मतलब जो आज मतलब देखने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये लिस्ट डेवलप्ड सेंस होती है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो बोथ 1 एंड 2 आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इन अर्ली चाइल्डहुड बेड टाइम में ब्रिंग एन फॉर्म ऑफ डेस एंग्जाइटी एंड चिल्ड्रन में डू ऑल शी और ही कैन डू टू अवॉइड इट। देखो, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो बेड टाइम मतलब जब उन्हें सोने का टाइम होता है, तो वो एक एंग्जाइटी लेके आते हैं जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी, ठीक है। बच्चे को ये लगता है मुझे खुद से अलग कर रहे हैं, तो सेपरेशन इसका आंसर आ जाएगा। इसे देखो, ये थोड़ा नॉर्मल है, ठीक है। डेवलपमेंटल फेज ये नॉर्मल होता है। ये बच्चों को ऐसा लगता है, ठीक है, कि मुझे एक्टिव वर्ल्ड से अलग होना पड़ रहा है, पेरेंट्स से अलग होना पड़ रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उन्हें कम सोना पड़े या बहुत कम सोएं, ठीक है। सोने को अवॉइड करते हैं, जागते रहते हैं। तो इसकी जगह बच्चे को रेस्योरेंस चाहिए होता है, ठीक है। बच्चों को, छोटे बच्चों को गोद में लेके सुला दो, तो वो सो जाते हैं कि हाँ अभी मेरे पास ही है, तो गोद में सो जाते हैं। फिर इनको सोते सोते हुए कोई बेड पे ले जाते हैं, याद है। तो ये सब जब होता है तो वो हम बच्चे को ज़्यादा डर ना लगे, अकेला ना हो, बच्चे को वो फीलिंग ना आए, तो इसलिए वो सब करा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी, जो बच्चे में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विद रिस्पेक्ट टू द ईटिंग हैबिट्स ऑफ प्री स्कूलर, जो बच्चे अभी स्कूल नहीं गए हैं उनकी ईटिंग हैबिट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, उनसे रिलेटेड कौन सा सही है। तो देखो, द ईटिंग हैबिट्स ऑफ प्री स्कूलर एंड इन्फेंट इन प्रोपोर्शन टू देयर साइज इज रैंडम। प्री स्कूलर्स ईट मोर इन प्रोपोर्शन टू देयर साइज देन इन्फेंट। प्री स्कूलर ईट लेस इन प्रोपोर्शन टू देयर साइज देन इन्फेंट। बोथ प्री स्कूलर एंड इन्फेंट ईट इक्वली इन प्रोपोर्शन टू देयर साइज। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो न्यूट्रिशनल चेंज की बात हो रही है, ठीक है। जब छोटा बच्चा होता है, तो जब वो इन्फेंट है, ठीक है, तब उसकी जो ग्रोथ होगी वो रैपिडली होती है, ठीक है। बॉडी एकदम से ग्रो होनी स्टार्ट हो गई है, तो उसको बहुत हाई कैलोरीफिक वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। मतलब ज़्यादा कैलोरी चाहिए उसको बॉडी वेट से रिलेटिव अपना, ठीक है। बॉडी वेट भी बढ़ता है। और प्री स्कूलर जो होता है, जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आता है, तब ग्रोथ रेट जो है वो इन्फेंट से तो कम हो जाता है, ठीक है। तो कंपेयर टू इन्फेंसी, ग्रोथ रेट चाइल्डहुड में कम होता है। तो वहाँ पे उसकी जो एपेटाइट होगी, खाने की क्षमता होगी, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। वो बहुत कम खाने लग जाते हैं। तो ये आएगा प्रोपोर्शन टू देयर साइज लेस वाले में, ऑप्शन सी आएगा। प्री स्कूलर ईट लेस इन प्रोपोर्शन टू देयर साइज देन इन्फेंट, ठीक है। लेस वाला आएगा क्योंकि उनकी एपेटाइट डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। बॉडी, वो अपने बॉडी साइज के प्रोपोर्शन में कम खाने स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड द peer groups of children are usually all girls or all boys. Girls are more mature than boys in middle childhood. तो देखो, ये तो सुना ही होगा कि गर्ल्स जो है वो लड़कों से पहले मैच्योर हो जाती है, जल्दी मैच्योर हो जाती है, ये तो सही है। दूसरा, मिडिल चाइल्डहुड में जो सारे लड़कों का ग्रुप बनता है या सारी लड़कियों का ग्रुप बनता है, ये भी सही है। सोशोलॉजी बात कर लो या बायोलॉजिकली बात कर लो, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। मिडिल चाइल्डहुड के लिए दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ ए एंड बी, बोथ 1 एंड 2 दोनों सही है, ठीक है। इसमें हम जेंडर सेग्रीगेशन भी हो जाता है, ठीक है। मिडिल चाइल्डहुड को हम जेंडर सेग्रीगेशन के लिए भी जानते हैं, लिख लेना मिडिल चाइल्डहुड, इसको हम जेंडर सेग्रीगेशन के लिए भी जाने जाते हैं। सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग करके देखना, ठीक है। बॉयज बॉयज का ग्रुप बनेगा, गर्ल्स गर्ल्स का ग्रुप बनेगा, बॉयज वर्सेस गर्ल्स के जितने भी गेम आते हैं वो सारे इसी में आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी प्रमोट्स ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट इनमें से किसके थ्रू हो सकता है। ट्री क्लाइंबिंग से हो जाएगा, डिबेट एंड डिस्कशन से, या रनिंग गेम से। रनिंग गेम से हो जाएगा, डिबेट एंड डिस्कशन से मुश्किल है। देखो, रनिंग करेंगे तो पैर की जो मांसपेशी होंगी, वो पैर की जो मसल्स होंगी वो इंप्रूव होगी। ट्री क्लाइंबिंग में हाथ की और मतलब हाथ की हो गई, पैरों की, बॉडी की जो स्ट्रेंथ होती है, उन सब का यूज होगा। तो इन दोनों में तो होगा। डिबेट और डिस्कशन करने में शारीरिक ताकत इतनी नहीं लगती है, फिजिकल कैपेबिलिटीज इतनी नहीं लगती जितनी मेंटल लगती है, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा, 1 एंड 3 आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्लीप पैटर्न्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला है, इट चेंज थ्रू आउट द ग्रोइंग अप ईयर्स। यंग चिल्ड्रन में डेवलप एलेबोरेट रूटीन्स टू पुट ऑफ गोइंग टू बेड एंड इट में टेक देम लॉन्गर देन बिफोर टू फॉल asleep। तो देखो, पहला स्टेटमेंट तो सही है। जब बच्चा इन्फेंट होता है, छोटा बच्चा होता है, तब जो उसकी स्लीप होती है उसको बोलते हैं पॉलीफेजिक स्लीप। बहुत सारे फेज होते हैं इसकी स्लीप में, ठीक है। पॉलीफेजिक स्लीप, पॉली मतलब मल्टीपल और फेजिक मतलब फेज, मल्टीपल फेज होते हैं उसकी स्लीप में जो इन्फेंट में होते हैं, ठीक है। इन्फेंट से फिर अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं, वो फिर मोनोफेजिक हो जाता है, एक ही फेज होता है।
ठीक है, और फिर आता है एडोलसेंस। तो जो स्लीप पैटर्न है वो तो चेंज होते रहते हैं। दूसरे कह रहे हैं यंग चिल्ड्रन में डेवलप इलेबोरेट रूटीन टू पुट ऑफ गोइंग टू बेड। तो बेड टाइम रेजिस्टेंस हो रहा है, मतलब वो बच्चा सोने की कोशिश का अवॉइड कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं बेटा सो जा, वो नहीं सो रहा है। तो उनको जो टाइम लग रहा है ना सोने के लिए, जो नींद आने में टाइम लगता है कि मम्मी नींद नहीं आ रही, मैं तो जाग रहा हूँ, आंखें नहीं बंद हो रही, आंख बंद करके लेटे तो भी नींद नहीं आ रही, तो ये होने स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, रिफ्लेक्ट सही कर रहे हैं। तो बोथ 1 and 2 आएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विच फिजिकल स्किल्स इन्वॉल्व द स्मॉल मसल्स एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन। तो देखो स्मॉल मसल्स की बात हो रही है, एंड आई कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, तो फाइन मोटर स्किल्स आएगा। ग्रॉस मोटर स्किल में स्मॉल मसल नहीं, लार्ज मसल्स आती हैं। लार्ज मसल्स की बात होगी तो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, स्मॉल मसल की बात होगी फाइन मोटर स्किल है, तो ऑप्शन 1 आ जाएगा, ओनली 1, ऑप्शन सी। तो फाइन मोटर स्किल के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, देखो फाइन मोटर स्किल के एग्जांपल जैसे क्या आ जाएगा, राइटिंग आ गया, ठीक है, बटनिंग आ गया, बटन लगाना शर्ट के, ठीक है, ड्राइंग आ गया, सिलाई आ गया, सिलाई बुनाई कढ़ाई, ठीक है, वो सब इसमें आ गया। ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या आ जाएगा, रनिंग जंपिंग, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इन बेली स्केल्स ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट, दोबारा बेली स्केल पे सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर है जिसको करेक्टली मैच किया गया है। तो 12 मंथ वॉक अलोन सही है, ठीक है, 1 साल का बच्चा अकेला चलना स्टार्ट कर देता है। वैसे इसकी अप्रोक्स रेंज जो होती है वो 11 से 15 मंथ की होती है, पर 12 महीने का बच्चा लिखा है तो सही लिखा है। नेक्स्ट लिखा है 14-16 मंथ्स वॉक डाउन स्टेयर्स विद सिंगल फीट। देखो 14-16 महीने का जो बच्चा होता है ना, वो अप स्टेयर्स तो चल सकता है, मतलब सीढ़ियाँ ऊपर तो चढ़ सकता है, वो भी हेल्प के साथ, ठीक है। डाउन स्टेयर्स जाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसके लिए लगभग 2 साल प्लस का बच्चा हो, ठीक है, 2+ ईयर्स का बच्चा हो तो चल सकता है। तो सेकंड वाला तो गलत है, पहले वाला सही है, ओनली 1 आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अटैचमेंट क्लासिफिकेशन बिहेवियर इज करेक्ट। ठीक है, देखो अटैचमेंट क्लासिफिकेशन बिहेवियर किसने दिए थे, तो ये देते मेरी एंसवर्थ ने, मेरी एंसवर्थ ने दिए थे, ठीक है। पहला है सिक्योर, जिसमें आ रहा है गरिमा प्लेज एंड एक्सप्लोर फ्रीली व्हेन हर मदर इज नियर बाय। जब उसकी मम्मी पास है तो गरिमा जो है वो आराम से खेल रही है, ठीक है, एक्सप्लोर कर रही है आसपास फ्रीली, तो ये तो सही है, तो ये तो होता है सिक्योर अटैचमेंट। दूसरा है इनसिक्योर एवोडेंट, व्हेन राम्स मदर रिटर्न राम डज नॉट मेक आई कांटेक्ट विद हर। ये दोनों सही है, ठीक है, ये एवोडिंग अटैचमेंट होता है, ठीक है, एवोडेंट अटैचमेंट। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है ना वो बहुत कम इमोशन दिखाता है जब उसका केयर गिवर, जैसे कि मम्मी हो गई, पापा हो गया, बड़ा भाई बड़ी बहन हो गया, छोटा भाई आ गया, तो जब ये सब आते हैं ना जो उनको केयर करते हैं, तो जब ये कहीं चले जाएं या कहीं से रिटर्न कर रहे हो, तब जब वो बहुत कम इमोशन दिखाते हैं, ठीक है, आई कॉन्टेक्ट अवॉइड करेंगे, इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो क्या होता है एवोडेंट अटैचमेंट। तो दोनों सही है, तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज सिस्टम्स ऑफ एक्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ मोटर स्किल। मोटर स्किल के कंटेक्स्ट में सिस्टम ऑफ एक्शन क्या होता है। तो देखो सिस्टम ऑफ एक्शन क्या होता है, ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जहाँ पे जो पहले सिंपलर मोटर स्किल्स है ना, जैसे ग्रास्पिंग हो गया, ठीक है, किसी चीज़ को पकड़ना, कहीं देखना, ये जो सिंपल स्किल्स हैं इनको कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाएंगे हम। जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, वो अपने हाथ हिलाता है, पैर हिलाता है, अब धीरे धीरे जब वो क्रॉल करने स्टार्ट करेगा ना तो हाथ पैर दोनों एक साथ हिलाएगा। तो सिंपल स्किल्स को कंबाइन करके जब हम मोटर स्किल्स बना रहे हैं, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स स्किल्स बना रहे हैं, तब हम उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ एक्शन। तो पहले स्टेटमेंट जो लिखा है इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, तो छोटे स्किल है, सिंपल स्किल है, उनको कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो ये सही है। दूसरा इट परमिट्स अ वाइडर या मोर प्रिसाइज रेंज ऑफ मूवमेंट एंड मोर कंट्रोल टू द एनवायरनमेंट। दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो आ जाएगा ऑप्शन बी, बोथ 1 and 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मोटर डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो देखो एज 6 लिखी है, 7 तो मिडिल चाइल्डहुड है। मिडिल चाइल्डहुड में क्या आता है, जो हमने अर्ली चाइल्डहुड में हमारी बॉडी में बैलेंस आया, कोऑर्डिनेशन है ना, उसको और ज़्यादा रिफाइन करते हैं। जैसे अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा तेज़ भागने स्टार्ट करता है, तो अब वो जो भागना है ना, वो कैपेसिटी जो होगी उसकी वो बढ़ जाएगी, ठीक है, अब और तेज़ भाग सकता है, ज़्यादा भाग सकता है, दूर तक भाग सकता है, स्टेमिना बढ़ जाएगा, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड में हम जो भी मोटर एक्शंस कर पा रहे थे वो और अच्छे से होने लगेंगे मिडिल चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा लिखना सीखा,
तो मिडिल चाइल्डहुड में उसकी राइटिंग सुधारनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और अच्छे से लिख पाएगा, देर तक लिख पाएगा। तो मोटर डेवलपमेंट जो मिडिल चाइल्डहुड में है, वो रिफाइन करता है बच्चे का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन जो उसने अर्ली चाइल्डहुड में सीखा है, ठीक है। A6 में कह रहा है चिल्ड्रन कैन थ्रो विद प्रॉपर वेट शिफ्ट एंड स्टेप, तो सही से अपना वेट शिफ्ट करके चीज़ों को फेंक सकता है, सही बात है। एट A7 वन फुटेड बैलेंसिंग विदाउट लुकिंग बिकम्स पॉसिबल, मतलब बिना देखे एक पैर पे अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकता है, ठीक है, आंखें बंद करके कर सकता है। तो एक ए और दो बी दोनों सही है, तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, बाय विच एज द चिल्ड्रन बिगिंस टू ड्रॉ शेप्स सच एज सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल्स। तो देखो ये बात हो रही है, तो ये जो फाइन मोटर स्किल्स होती है ना, जिनमें ये सब करना होता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, तो इसका एक सीक्वेंस होता है। जैसे 3 साल का बच्चा जो होता है वो सर्कल को बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, वो सर्कल बना लेता है। 4 साल का जो बच्चा होता है वो स्क्वायर बनाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन दो ही होती है, तो जो पेन है उसको, पेंसिल है उसको उठाना पड़ता है, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। तो 4 साल का बच्चा ये कर पाता है। 5 साल का जो बच्चा होता है वो ट्रायंगल बनाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन आ गई, ठीक है, तो 5 साल का बच्चा ट्रायंगल बना लेता है। इसने बोला बिगिन, कब स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले शेप तो उसकी 3 साल में आ गई है, तो आंसर आ जाएगा 3 years। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड द एबिलिटी टू कोऑपरेट इज मोर अमोंग गर्ल्स देन बॉयज इन फ्रेंडशिप। तो मिडिल चाइल्डहुड में जो बच्चे हैं, लड़के आपस में फ्रेंडशिप होते हैं, लड़कों की लड़कियों की अलग होती है, ठीक है, जेंडर सेग्रीगेशन की एज होती है। तो जो लड़कियां हैं वो आपस में ज़्यादा कोऑपरेट करती हैं या लड़के ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, इसके ऊपर सवाल है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि लड़कियां ज़्यादा कोऑपरेट करती है लड़कों के कंपैरिजन में। अब देखो, ये तो हो गया डिबेटेबल स्टेटमेंट, ठीक है, ये क्या है, डिबेटेबल, ये कहीं फिक्स नहीं है, किसी रिसर्च में नहीं आया कि ऐसा होता है, डिबेटेबल है। डिबेटेबल किसी भी स्टेटमेंट को हम क्या मानेंगे, इनकरेक्ट मानेंगे, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट डिबेटेबल है तो इसको इनकरेक्ट मानेंगे। दूसरा है इंटीमेट शेयरिंग इज मोर कॉमन अमंग गर्ल्स देन बॉयज इन फ्रेंडशिप ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड में जो दोस्ती होते हैं उसमें लड़के जो आपस में शेयर करते हैं इंटीमेट शेयरिंग, वो लड़कियों में ज़्यादा होती है लड़कियों के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट बनता वैसे ही जो स्टेटमेंट 2 है, ठीक है, पहले वाला डिबेटेबल है, वैसे दूसरे वाला क्या है, इसको हम बोलेंगे सेल्फ डिस्क्लोजर। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो, जो लड़के होते हैं ना वो फेमस होते हैं कि जब दोस्त हो गए तो वो इंटीमेट शेयरिंग नहीं करेंगे, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ एक्टिविटी शेयर करते हैं, ठीक है, एक साथ घूमने चले गए, एक साथ खेलने चले गए, ठीक है, एक साथ कहीं भी ट्रिप पे निकल गए, तो वो सब हो सकता है। लेकिन जो लड़कियां हैं वो शेयरिंग ज़्यादा करते हैं, इंटीमेट शेयरिंग, ठीक है, वो उनका फीचर हो जाता है, डिस्टिंक्ट फीचर हो जाता है लड़कियों का। फीमेल फ्रेंडशिप को उसी से माना जाता है, ठीक है, ज़्यादा शेयरिंग होने लगती है। तो ये आ जाएगा हमारा ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए, ओनली 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, परमानेंट टीथ इन चिल्ड्रन बिगिन टू अपियर एट द एज ऑफ, परमानेंट टीथ मतलब यहाँ पे बात हो रही है डेंटल डेवलपमेंट की, दांतों का डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है, डेंटल डेवलपमेंट। क्वेश्चन में पूछा है परमानेंट टीथ कब अपियर होते हैं, अपियर कब होंगे, जब दूध के दांत टूट जाएंगे, तो लगभग 6 की एज, जो 6 साल का बच्चा होता है उसके दूध के दांत टूटने लगते हैं, ठीक है, और परमानेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं, परमानेंट स्टार्ट होता है और ये आते हैं 12 की एज तक, ठीक है, यहाँ पे इसके सारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं, बस विजडम टीथ रह जाता है, मतलब अकल डाढ़ जो होती है ना, कि अकल डाढ़ नहीं आई अभी तक, बाकी परमानेंट टीथ आ जाते हैं, तो बिगिन हो जाते हैं 6 साल की एज तक, ऑप्शन आ जाएगा बी, 6 years। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, इन विच टाइप ऑफ अटैचमेंट एन इन्फेंट बिकम्स एंग्जियस बिफोर द प्राइमरी केयर गिवर लीव्स एंड बिकम वेरी अपसेट व्हेन ही और शी गोज आउट एंड बोथ सीक रेजिस्ट कॉन्टैक्ट ऑन हिज और रिटर्न। अब देखो, ये भी जो अटैचमेंट है वो किसका ही है, एम्सवर्थ की थ्योरी में है। इसमें ये कह रहा है जब केयर गिवर है, जैसे समझ करो आपका, मतलब कोई अगर यहाँ पे लेडीज है, मदर होगी, तो जब वो कहीं बाजार जाती है, ठीक है, तो उनके बाजार जाने से पहले अगर बच्चा ज़्यादा ड्रामे करने लग जाए, ठीक है, एंग्जाइटी आने लग जाए, एंग्सियस हो जाए, वो जब वो चली जाए, ठीक है, अगर मदर चली गई तो बच्चा जो है वो अपसेट हो जाए, जब वो वापस आ रही है
तो वो कॉन्टेक्ट रेजिस्ट भी कर रहा है कि हाँ मुझे पास नहीं आना है, ठीक है, चीज़ों को फेंकने लग जाए, धक्का देने लग जाए, लेकिन वो चाहता भी है कि उसके पास भी जाओ, ठीक है, उसे कॉन्टेक्ट भी चाहिए लेकिन वो रेजिस्ट भी कर रहा है। तो इस वाले को हम बोलते हैं एम्बीवेलेंट अटैचमेंट। एम्बीवेलेंट, जाने से पहले दुखी हो जाता है, ठीक है, जब चले गए तो अपसेट हो गया, वापस आने पे उसे क्लोजनेस भी चाहिए और रेजिस्ट भी करता है कि हाँ नहीं चाहिए, ठीक है, मना करते रहेगा लेकिन चाहिए। तो वो होता है हमारा एम्बीवेलेंट अटैचमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अटैचमेंट व्हाट इज द स्ट्रेंज सिचुएशन। तो देखो ये स्ट्रेंज सिचुएशन क्या है, ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है, ठीक है, मैरी एंसवर्थ ने 1970 में दी थी। मैरी एंसवर्थ ने 1970 में दी थी, ठीक है। तब क्या होता है, इसमें लेबोरेटरी टेक्निक है, इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, असेस करते हैं अटैचमेंट रिलेशनशिप, ठीक है, छोटे बच्चे में और उसके केयर गिवर में उनका रिलेशनशिप कैसा है, कि उसको कैसे हम एसेस कर सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो इसके थ्रू करते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं जिसमें बच्चे को ना अकेला छोड़ दिया जाएगा, एक स्ट्रेंजर के साथ छोड़ देंगे, फिर उसे वापस केयर गिवर के साथ मिला देंगे, तो ताकि हम देख सकें कि कैसा बिहेवियर करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंज सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू ग्रोस मोटर स्किल्स एट व्हाट एज कैन अ चाइल्ड मेक अ रनिंग जंप ऑफ 28 टू 36 इंचेस। 28 से 36 इंच की जो रनिंग जंप है, बच्चा वो किस एज में कर लेगा। तो देखो ये होता है लगभग 5 साल का बच्चा, ठीक है, लगभग 5 ईयर्स का बच्चा कर पाता है। तो इसमें देखो 2 साल का जो बच्चा होगा, ठीक है, वो एक ही जगह पे खड़े खड़े जंप कर सकता है, तो जंप इन प्लेस लिख देते हैं, जंप इन प्लेस। 2 साल का बच्चा अपनी जगह पे खड़े खड़े कूद सकता है। 3 साल का बच्चा जो होगा, वो छोटे ऑब्जेक्ट से कूद सकता है, ठीक है, सीढ़ियों से कूद गया, मतलब एक दो सीढ़ी से कूद गया, थोड़ी हाइट से कूद गया, तो लगभग ये कर लो 15 से 24 इंच से जंप कर सकता है। इंच, 24 इंच मतलब 2 फुट के आसपास से कूद सकता है। 5 साल का बच्चा है जो 28 से 36 इंच के आसपास कूद सकता है, रनिंग ब्रॉड जंप कर सकता है, ठीक है, तो 5 साल आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्मॉल फॉर डेट इन्फेंट्स। देखो जो ये होता है ना स्मॉल फॉर डेट इन्फेंट्स, जिसको हम बोलते हैं SFD, ठीक है, स्मॉल फॉर डेट, ये क्या होता है, ये वो छोटे बच्चे होते हैं जिनका जो वेट होता है ना वो अपनी सेम एज के 90% ऑफ द बेबीज से कम होता है, ठीक है। दो तरीके के बेबी होते हैं, एक होता है हमारा प्री टर्म बेबी, प्री टर्म मतलब जो टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, ठीक है, 9 महीने से पहले अगर कोई बच्चा पैदा हो गया और उसकी वजह से उनका जो वेट है वो कम है, तो उनको हम बोलते हैं प्री टर्म बेबीज। दूसरे होते हैं जिनका टर्म पूरा है, 9 महीने के बाद ही पैदा हुए हैं लेकिन अंडर वेट है, उनको हम बोलते हैं SFD बेबीज या स्मॉल फॉर डेट इन्फेंट। इनका क्या होगा, तो देखो पहले स्टेटमेंट लिखा है, दोज इन्फेंट हुज बर्थ वेट इज लेस देन 90% ऑफ ऑल इन्फेंट्स ऑफ द सेम गेस्टेशनल एज। तो 90% से कम होना चाहिए, पहले स्टेटमेंट सही है। दूसरा लिखा है देयर स्मॉल साइज इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ इनएडिक्वेट प्री नेटल न्यूट्रिशन। पैदा होने से पहले जो उनकी मदर को न्यूट्रिशन मिला है या उनको जो न्यूट्रिशन मिला है वो इनएडिक्वेट है, वो प्रॉपर नहीं था, इस वजह से हुआ है, तो हाँ इसी वजह से होता है। अब चाहे मदर को मेल न्यूट्रिशन हो, ठीक है, मदर को एक बीमारी हो गई है, या मैटरनल स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिया हो, तो जिसकी वजह से फेटल ग्रोथ नहीं हो पाई है, ठीक है, जो फेटस है वो सही से ग्रो नहीं हो पाया। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ 1 एंड 2 आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इन द कंटेक्स्ट ऑफ म्यूचुअल रेगुलेशन व्हाट इज द स्टिल फेस पैराडाइम। अब देखो ये स्टिल फेस पैराडाइम क्या है, देखो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसको एडी ट्रॉनिक ने किया था। एडी ट्रॉनिक ने एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे एक माँ है बेटा है, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में खेल रहे होंगे, ठीक है, आराम से इंटरेक्ट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलते खेलते जो नॉर्मल बात कर रहे हैं एकदम से माँ क्या कर रही है, एकदम स्टिल फेस कर लेगी, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, बच्चा कुछ भी कर रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, चुटकुले सुना रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, चोट लग रही है, कोई रिएक्शन नहीं दे रही है, ठीक है, उसका फेस एकदम न्यूट्रल हो गया, स्टिल हो गया। तब जब बच्चा जो रिएक्शन देगा, ठीक है, वो बच्चा रिएक्शन देगा क्या, कि वो मदर को दोबारा अपनी एक्टिविटीज में री एंगेज करेगा दोबारा, कि मम्मी मैं ये कर रहा हूँ, मम्मी को उठपटांग हरकतें करके दिखाएगा, ठीक है, अजीब अजीब से मुंह बनाएगा। और जब मदर कोई रिएक्शन नहीं देगी तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा। तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है इसको हम बोलते हैं स्टिल फेस पैराडाइम, ठीक है। इसमें जब बच्चा होता है ना वो टिपिकली हम 2 से 9 महीने का बच्चा लेते हैं, 2 से 9 महीने का बच्चा लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इट इज अ रिसर्च मेथड यूज्ड टू मेजर म्यूचुअल रेगुलेशन इन इन्फेंट्स एज 2 to 9 months, और दूसरा इट फॉलोज अ नॉर्मल फेस टू फेस इंटरेक्शन, दोनों सही है, तो बोथ 1 एंड 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28,
इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला स्ट्रेंजर एंग्जाइटी, जब कोई स्ट्रेंजर मिल जाता है, तो इज अ वेरीनेस ऑफ स्ट्रेंज पीपल एंड प्लेस शोन बाय सम इन्फेंट्स ड्यूरिंग द सेकंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। सही है। 6 से 8 महीने का जो बच्चा होता है वो स्ट्रेंजर एंग्जाइटी दिखाना स्टार्ट कर देता है। जब कोई अनजान इंसान उसको मिलता है तब वो ये वाली एंग्जाइटी उसमें आने लग जाती है। ठीक है। सेपरेशन एंग्जाइटी कब होती है? जब इन्फेंट के लिए जब कोई फेमिलियर केयर गिवर जाता है छोड़ के। ठीक है, तो सेपरेशन एंग्जाइटी वही होते हैं, मम्मी छोड़ के जा रही है, पापा छोड़ के जा रहे हैं। तो ये दोनों सही है। सेपरेशन एंग्जाइटी आती है 8 मंथ के आसपास। ठीक है, और पीक पे चली जाती है 14 मंथ के आसपास, ये पीक पे होती है। 1 साल का जब बच्चा होता है, 1 साल 2 महीने का, तो ये पीक पे होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अटैचमेंट सेपरेशन एंग्जाइटी यहीं पे होती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? वेरी यंग इन्फेंट हैव इमोशनल स्टेट्स एंड कैन इमिटेट द इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ अदर्स। तो ये तो सही है, बच्चे के पास बहुत सारी इमोशनल स्टेट्स होती हैं। बच्चा दूसरे के इमोशनल एक्सप्रेशन को नकल भी कर सकता है। ठीक है, इमिटेट कर सकता है। अगर एक छोटा बच्चा रो रहा है तो उसको देख के दूसरा छोटा बच्चा भी रोने लग जाता है। ठीक है, तो ये तो होता है। दूसरा है प्री स्कूल चिल्ड्रन, तो जो कि 3 से 5 साल के बच्चे होते हैं, यूज इमोशनल लेवल टू टॉक अबाउट देयर ओन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स। तो वो करते हैं। ठीक है, ये भी होता है। तो वो भी अपने इमोशनल लेवल्स लगाते हैं। ठीक है, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करते हुए, दूसरों के बारे में बात करते हुए। तो दोनों सही हैं, तो बोथ 1 एंड 2 आ जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डेवलपमेंट इज एज मच एज अ मैटर ऑफ द चाइल्ड एक्वायरिंग अ कल्चर एज इट इज अ प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ। तो ये तो सही है। तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो बायो सोशल प्रोसेस होता है। ठीक है, जितना बायोलॉजिकल है उतना ही सोशल भी है। ठीक है, उसमें कल्चरल सोशल नॉर्म्स भी आते हैं। नेचर नर्चर के जो डिबेट होते हैं वो भी इसी वजह से होती है कि जितना वो नेचर है, मतलब उसकी बायोलॉजी है, उतना ही वो नर्चर है, जितना उतना ही उसका इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये तो होता है। तो पहले स्टेटमेंट से दूसरा, चेंजेस कंटिन्यूटी स्टेबिलिटी आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, चेंजेस होता है, डेवलपमेंट चेंज होता है, स्टेबिलिटी भी चेंज होती रहती है, कंटिन्यूटी भी चेंज होती रहती है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ऑप्शन 1 आ जाएगा, ओनली 1। ऑप्शन बी आ गया, ओनली 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। हु आइडेंटिफाइड 2 कोर आइडियाज इन 19th century biology that shaped newly emerging science of developmental psychology? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के ऊपर किसने अपने 2 कोर आइडियाज दिए थे? देखो, एरिक एरिक्सन की साइकोलॉजिकल थ्योरी है, वाइगोत्स्की की डेवलपमेंटल थ्योरी है, बायोलॉजी का उससे कोई रिलेटेड रिलेशन नहीं है। ठीक है, सोसाइटी के बारे में इसने बात करी। मैरी एंसवर्थ का भी अलग है, अटैचमेंट केसेस बताए इसने, बायोलॉजी के बारे में इसने नहीं बोला। आरबी केंट्स है, जो कि ऑप्शन एलिमिनेशन से आता है, और आंसर भी यही है। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने 19th सेंचुरी में फोकस किया था इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के ऊपर। ठीक है, डार्विन की जो थ्योरी है डार्विनिज्म, तो उसके ऊपर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, आरबी केंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी डेवलपमेंटल चेंजेस अकर डैश। तो डेवलपमेंटल चेंजेस क्यों होते हैं? तो पहला लिखा है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, कि बॉडी में ग्रोथ हो रही है। तो बायोलॉजिकली अगर बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है, एज बड़ी हो रही है, एज बड़ी हो रही है तो ब्रेन मैच्योर होगा, ब्रेन मैच्योर होगा तो थॉट्स आएंगे, स्पीच आएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, डेवलपमेंटल चेंजेस होंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं नेचर, या फिर हेरेडिटी बोल सकते हैं। तो ये तो होता है। दूसरा है थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ द चाइल्ड विद द इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंट हो गया, या नर्चर बोल लो। तो दोनों की वजह से डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं। तो ए और बी दोनों आ जाएगा, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, जितना नेचर का कंट्रीब्यूशन है उतना ही नर्चर का कंट्रीब्यूशन है, जितना हेरिडिटी का कंट्रीब्यूशन है उतना ही इन्वायरमेंट का कंट्रीब्यूशन है। तो बोथ आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल एंड बायोलॉजिकल मार्कर्स ऑफ मिडिल चाइल्डहुड के सोशल और बायोलॉजिकल दोनों कंटेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इरप्शन ऑफ फर्स्ट एडल्ट टीथ व्हेन मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड। तो मिल्क टीथ जाते हैं तो 6 साल के बच्चे के मिल्क टीथ खत्म हो जाते हैं और एडल्ट टीथ आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं। तो ये तो सही है। रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स बिटवीन 5 एंड 7 ईयर्स ऑफ एज स्पेशली इन द फ्रंटल लोब एरिया। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, बोथ 1 एंड 2 आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34।
इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइल्ड रिकॉग्नाइजिंग पीपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है ये पूछा है। देखो, पहला, बेबी इज नॉर्मली हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल देयर सेंसेस टू हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन। बेबी के पास इंफॉर्मेशन होती है अपने सेंसेस के थ्रू, जिससे वो पहचानने में उसकी हेल्प होती है। तो ये बात तो सही है। बच्चा सिर्फ विजन के अलावा, ठीक है, बच्चा खुशबू से, आवाज से, ठीक है, टच करके, इनको भी यूज करता है, ठीक है, किसी के आइडेंटिफिकेशन में। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है बर्सनल एस्टिमेट्स 11-12 आवर एक्सपीरियंस इज सफिशिएंट फॉर द न्यूबॉर्न बेबी टू डेवलप अ प्रेफरेंस फॉर लुकिंग एट द मदर्स फेस। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। बच्चे को 11-12 घंटे का एक्सपीरियंस ही काफ़ी होता है अपनी मदर का फेस फिर बाद में पहचानने के लिए, पता करने के लिए कि हाँ ये मेरी केयर गिवर है, ये मम्मी है, ये पापा है। ठीक है, पापा का तो नहीं, लेकिन मम्मी के लिए उसको 11-12 घंटे का एक्सपीरियंस काफ़ी होता है बर्थ के बाद। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, बोथ 1 and 2। ऑप्शन ए आ जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। कैरेक्टराइजिंग द डायनेमिक प्रिंसिपल दैट अंडरलाइन डैश आर ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन डेवलपमेंटल एक्सप्लेनेशन। डेवलपमेंटल एक्सप्लेनेशन में बेसिक इंपॉर्टेंस किसकी होगी इनमें से, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन या रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी। देखो, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होता है सेंट्रल प्रिंसिपल है, ठीक है, ये डायनेमिक सिस्टम थ्योरी है एक। डेवलपमेंट में क्या है? डायनेमिक सिस्टम थ्योरी, डायनेमिक सिस्टम थ्योरी, ठीक है। इसके अंदर आता है, पहला आता है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है? सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन वो बोलता है कि सेल्फ प्रिंसिपल है, ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे डेवलपमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। एकदम से जब बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है, बोलना स्टार्ट करता है, तो वो एकदम से कैसे होना स्टार्ट हो गया, वो होता है इंटरेक्शन से मल्टीपल सब सिस्टम के। मतलब जैसे हमारा ब्रेन है, ठीक है, हमारा ब्रेन, हमारी मसल्स, ये आपस में कोऑर्डिनेट करके बच्चे को चलाती है, ठीक है, बच्चे से बुलवाती है। कोई एक जेनेटिक इंस्ट्रक्शन नहीं होता जो इसको कंट्रोल करता है, तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। दूसरा है रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी। तो जब ये सिस्टम इवॉल्व होता है ना टुवर्ड एफिशिएंसी की, हाँ वो काम करेगा अच्छे से, तब कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसको कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। ये कोई बेसिक प्रिंसिपल नहीं है कि कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी तो ही वो काम करेगा, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी तो वो काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला तो गलत है, ये वाला सही है। बेसिक प्रिंसिपल में सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होगा, रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगा कि काम अगर हार्ड है तो नहीं करेंगे, काम अगर सिंपल है तो ही करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ओनली वन आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। अ चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड्स, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आता है? फिजिकल चेंजेस, फाइन मोटर स्किल्स, तो दोनों आएंगे, ठीक है। तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बेड वेटिंग। बेड वेटिंग क्या होता है पता है ना? बिस्तर गीला कर देते हैं, जो छोटे बच्चे बिस्तर में सो कर देते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट है, फ्यूअर देन 1% ऑफ बेड वेटर्स हैव ए फिजिकल डिसऑर्डर दो दे में हैव ए स्मॉल ब्लैडर कैपेसिटी। तो ये कह रहा है 1% से भी कम बेड वेटर्स होते हैं जिनके में फिजिकल डिसऑर्डर होता है या मेडिकल इशू होता है जिनका, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या फंक्शनल ब्लैडर की कैपेसिटी ही कम है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है डिस्कवरी ऑफ अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ जीन लिंक टू यूनेरेसिस पॉइंट्स टू हेरिडिटी एज अ मेजर फैक्टर। ये कह रहा है हेरिडिटी भी एक मेजर फैक्टर हो सकता है क्या? हो सकता है। रिसर्च हुई है जिसमें क्रोमोसोम 12 और 13 की बात हो रही है कि अगर पेरेंट्स अगर बेड वेटर हैं, दोनों मम्मी और पापा दोनों बेड वेटर्स थे, तो 70% चांस है, 77% चांस है कि बच्चा भी बेड वेटर होगा। तो हेरिडिटी एज अ मेजर फैक्टर है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट सही है, तो आ जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। Soon after the birth, baby show the sign of dash, which are mostly physiological responses to sensory stimulation। तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब बॉडी के जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, बॉडी का रिस्पॉन्स जो है वो कौन से साइन दिखाएगा, इंटरेस्ट के या डिस्ट्रेस के। तो जो यहाँ पे ये होता है ना, बर्थ के बाद एकदम बर्थ खत्म हुआ है, ठीक है, बेबी पैदा हुआ, तब वो कौन से साइन दिखाएगा? तो देखो, वो इंटरेस्ट तो दिखाएगा, ठीक है। अगर कोई नई चीज़ आई, उसके आसपास कोई अजीब सी कलरफुल चीज़ आ गई, कोई नया इंसान आ गया, तो वो उसको बहुत देर तक देखता है, ठीक है, अटेंटिवली उसको देखता है, तो इंटरेस्ट वो दिखाता है। दूसरा बात करेगा डिस्ट्रेस की, तो जब उसके होता है या भूख लगती है, ठीक है, ये कोई चीज़ बहुत देर तक देखता रहता है, बहुत तेज आवाज़ हो जाएगी, तो वो रोना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, बॉडीली रिस्पॉन्स है, तो ये दोनों तो होते हैं। इनके अलावा अगर बात करें हम कि शर्म आ गई या गिल्ट है, ठीक है, वो नहीं होता इस स्टेज में, वो बाद की स्टेज में जाके आएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इमोशन नहीं आता, सिंपल इमोशन आ जाते हैं। तो ऑप्शन ए आ जाएगा, बोथ 1 and 2, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेबी बिहेवियर इज करेक्टली मैच्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्ली ह्यूमन रिफ्लेक्स। अर्ली ह्यूमन रिफ्लेक्स के कंटेक्स्ट में कौन सा इनको करेक्टली मैच है? पहला है मोरो, एक्सटेंड लेग्स, आर्म एंड फिंगर्स, टोनिक नेक, ओपन माउथ, क्लोज आइज, नेक फ्लेक्स। देखो जो ये स्टेटमेंट बने वो सही है। जो मोरो रिफ्लेक्स होता है ना, मोरो रिफ्लेक्स को हम यहाँ पे बोलते हैं स्टार्टल रिफ्लेक्स। स्टार्टल रिफ्लेक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जब बच्चा होता है उसको ऐसा लगता है कि वो गिर रहा है। ठीक है, जब उसको ऐसा फील होगा ना कि वो गिर रहा है, तो वो क्या करता है, अपने हाथ पैर फैला लेता है। ठीक है, आर्म्स को एक्सटेंड कर देता है, कमर एकदम सीधी कर देता है। तो ये वाला तो सही है, एक्सटेंड लेग्स, आर्म एंड फिंगर, ये सही है। इसमें अगर आर्क बैक लिख देता तो भी सही होता। नेक्स्ट है टोनिक नेक। टोनिक नेक को हम बोलते हैं फेंसर पोजिशन। फेंसर पोजिशन मतलब इसमें क्या होगा, इसमें जो बच्चे का हेड है ना वो एक तरफ होता है। ठीक है, उसका जो हेड की तरफ का जो हाथ होगा वो स्ट्रेच आउट होता है, और जो दूसरा हाथ होगा वो बेंड होता है। ठीक है, इसमें लिखा है ओपन माउथ क्लोज आइज, तो ये तो नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, तो ओनली वन आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। इन विच टाइप ऑफ अटैचमेंट एन इन्फेंट रेयरली क्राइज व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम द प्राइमरी केयर गिवर एंड अवॉइड कॉन्टेक्ट अपॉन हिज और हर रिटर्न। कि जब वो अपने केयर गिवर से क्या हुआ, सेपरेट हुआ, तब बहुत मुश्किल से रोया या रोया ही नहीं, और जब वो वापस भी आ गया तो भी उसने कॉन्टेक्ट जो है वो अवॉइड किया। तो सिक्योर अटैचमेंट वाले तो उनको तो कंफर्ट चाहिए होता है। ठीक है, सिक्योर इन्फेंट जो होते हैं वो कॉन्टेक्ट तो करते हैं। नेक्स्ट है डिसऑर्गेनाइज डिसओरिएंटेड अटैचमेंट नहीं होगा। अवॉइडेंट अटैचमेंट वाले जो होते हैं वो यही होते हैं जो ऑप्शन में पूछा है। ठीक है, ये वाला हटा देते हैं। एम्बिवेलेंट अटैचमेंट भी नहीं होगा। एम्बिवेलेंट अटैचमेंट में क्या होता है, बच्चा बच्चे को कॉन्टेक्ट चाहिए लेकिन वो फिर भी रेजिस्ट करता है, एंग्रीली, गुस्से में करता है। ठीक है, एवोडेंट अटैचमेंट है, ना तो इसको कॉन्टेक्ट चाहिए और ना ये रेजिस्ट करता है कुछ। ठीक है, एवोडेंट अटैचमेंट आएगा कि प्राइमरी केयर गिवर गया तो भी इसे कोई दुख नहीं हुआ, आया तो भी ये कॉन्टेक्ट जो है वो अवॉइड करेगा। ठीक है, एवोडेंट अटैचमेंट आ जाएगा। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ज़्यादातर ये होता है कि जब जो केयर गिवर होते हैं ना वो अनरिस्पॉन्सिव हो बच्चे के नीड्स के लिए, बच्चे को चाहिए, केयर गिवर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो बच्चे को भी धीरे धीरे फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, तब आता है अवोडेंट अटैचमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रफ एंड टम्बल प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला कह रहा है एंथ्रोपोलॉजी सजेस्ट दैट इट इज इन्वॉल्व टू प्रोवाइड प्रैक्टिस इन स्किल्स यूजिंग इन फाइटिंग एंड हंटिंग। तो सही है, ये छोटे बच्चों की प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, सेफ इन्वायरमेंट मिलता है, और जो हंटिंग और फाइटिंग के जो स्किल्स हैं, मतलब पहले टाइम पे सर्वाइवल स्किल्स होती थी, तो उसके लिए तो सही है। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाती है। दूसरा, इट हेल्प चिल्ड्रन टू जॉकी फॉर डोमिनेंस इन द पेयर ग्रुप बाय असेसिंग देयर ओन एंड ईच अदर स्ट्रेंथ। तो जब बच्चे मजाक मजाक में ये सारे गेम्स खेलते हैं, ठीक है, जैसे प्लेफुल फाइटिंग हो गई, चेजिंग हो गई, दूसरे ऊपर पकड़ना हो गया, तो इसमें क्या होता है, उनको एक दूसरे की स्ट्रेंथ का पता लग जाता है, स्पीड का पता लग जाता है। ठीक है, दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाते, हार्म भी नहीं पहुंचाते, लेकिन पता लग जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्माइलिंग एंड सोशल रिकॉग्निशन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो जो सही है। तो कह रहा है बाय 6 weeks बेबीज स्माइल टू वॉइस पर्टिकुलरली देयर मदर्स फैमिलियर वॉइस। तो लगभग 6 साल की एज तक जो बच्चे की स्माइल आती है ना उसको हम बोलते हैं सोशल स्माइल। ठीक है, 6 वीक 6 वीक पे जो स्माइल आती है उसको हम बोलते हैं सोशल स्माइल। ठीक है, यहाँ पे बच्चा जो एक्सटर्नल स्टिमुली को देख के स्माइल करने स्टार्ट कर देता है, तो खासकर अपनी मदर के, तो ये तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एथोलॉजिस्ट एहरन अप्रोच सजेस्ट दैट स्माइलिंग इन बेबीज इज ट्रिगर्ड बाय द आईज एज रिलीजिंग स्टिमुलस। तो ये भी सही है। ठीक है, इसी वजह से ये सब होता है। तो यहाँ पे जो विजुअल कन्फिग्रेशन होता है ना वो होता है 2 आइज एंड अ फोरहेड। ठीक है, 2 आंख और एक फोरहेड, इतने को देख के ही बच्चा जो है वो स्टिमुलस रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, हंस देता है। जैसे आप अपनी आईब्रो को थोड़ा सा ऊपर उठाओगे तो भी बच्चा देख के हंस देता है ना, तो उसी के बारे में बात हो रही है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कंजेनिटली ब्लाइंड बेबीज विल स्माइल एट द साउंड ऑफ देयर मदर्स वॉइस या मदर्स का टच। तो बताया था ना कि बच्चा जो होता है वो सिर्फ विजन नहीं देखता है, विजन के अलावा वो मदर की वॉइस हो गया, मदर का टच हो गया, तो इनको भी फील करता है। तो जब उसने देखा कि हाँ उसकी, देखा तो नहीं, खैर ब्लाइंड बेबी है, लेकिन जब उसे अपनी माँ की आवाज़ आई
या माँ ने उसको टच किया तो उसको पता लगे ना उसकी माँ है, तब भी वो स्माइल करता है। ठीक है, तो तीनों सही है, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए आ जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है अटैचमेंट से रिलेटेड? तो पहला है बोल्बी इलेबोरेटेड हिज थियरी ऑफ अटैचमेंट एज एन अल्टरनेटिव टू फ्रॉइडियन व्यू। तो ये तो सही है। देखो इसका व्यू क्या था, इनका व्यू ये था कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो अपनी माँ को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो उन्हें खाना देती है। ठीक है, तो कपबोर्ड लव बोलते थे, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। बोल्बी की जो थ्योरी थी वो अल्टरनेटिव थी सिगमंड फ्रॉइड की साइकोएनालिटिक थ्योरी के, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है अटैचमेंट इन बेबीज इज मेजर्ड इन द स्ट्रेन सिचुएशन। स्ट्रेन सिचुएशन क्या है, अभी क्वेश्चन आया था ना, एंसवर्थ की क्या थी, लेबोरेटरी टेस्ट था, तो डिवाइस बाय मेरी एंसवर्थ, तो ये भी सही है। तीसरा है एंसवर्थ स्टडी दे ऑब्जर्व ओनली 20% इन्फेंट्स वर क्लासिफाइड एंड सिक्योर, नहीं 70 to 80% जो थे वो सिक्योर थे। ठीक है, और लेस देन 20% थे अवॉइडेंट। ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो गया, तो ओनली 1 एंड 2 आ जाएगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन ए आ जाएगा ओनली 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ मोटर स्किल्स इन अर्ली चाइल्डहुड इज करेक्ट? अर्ली चाइल्डहुड में कौन सा सही है? तो ये कह रहा है इन 3 years ओल्ड, जो 3 साल का बच्चा होता है, कैन जंप अ डिस्टेंस ऑफ 15 to 24 इंचज, तो ये तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 4 years ओल्ड कैन जंप अ डिस्टेंस ऑफ 24 to 33 इंचज, तो ये भी लगभग सही है। ठीक है, दोनों सही हैं, तो बोथ 1 एंड 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोग्निटिव एडवांस ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांस इज करेक्टली मैच विद देयर सिग्निफिकेंस? इनमें से कौन सा है जो अपने सिग्निफिकेंस से करेक्टली मैच है? ठीक है, तो पहला है अंडरस्टैंडिंग द कोज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, चिल्ड्रन रियलाइज दैट इवेंट्स हैव कॉजेज। दूसरा है एम्पैथी, चिल्ड्रन कैन काउंट एंड डील विद क्वांटिटीज। देखो कॉज एंड इफेक्ट की अंडरस्टैंडिंग समझना कि हाँ हर इवेंट के कुछ कॉज होते हैं, तो ये तो सही है। एम्पैथी क्या होता है, वो दूसरे की फीलिंग्स को समझना होता है ना, जब वो दूसरे की फीलिंग को शेयर कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, उसको बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला चिल्ड्रन कैन काउंट एंड डील विद क्वांटिटीज, ये तो न्यूमरेसी से रिलेटेड हो गया, तो ओनली 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी आएगा ओनली 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। विच टर्म इज यूज टू रेफर टू एनीवन हु इज नॉट येट कंसिडर्ड एन एडल्ट? जिसको अभी हम एडल्ट नहीं मान रहे इन द आइज ऑफ लॉ, तो अगर हम किसी को एडल्ट नहीं मान रहे तो एडल्ट की जगह हम उसको क्या मान रहे हैं, तो एडल्ट की जगह हम बोल सकते हैं जुवेनाइल। ठीक है, इन द आइज ऑफ लॉ, लॉ की नज़र में या तो अगर छोटा बच्चा है तो उसको हम जुवेनाइल बोलते हैं, अगर जुवेनाइल नहीं है तो वो एडल्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें टीनेजर, टोडलर और यूथ की, तो ये सारे क्या हैं, हमारे सोशल टर्म्स हैं। ठीक है, जैसे यूथ हो गया और टीनेजर हो गया। ठीक है, ये हो गए हमारे सोशल टर्म्स, सोशल टर्म, ये हो गई हमारी लॉ की टर्म। ठीक है, टोडलर हो गए डेवलपमेंटल, डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हाँ ये पैरों के बल चलते हैं, टोडलर है ना, तो ये इन द आइज ऑफ लॉ कौन सा आ जाएगा, जुवेनाइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्रिप डेथ इज ऑल्सो नोन एज, क्रिप डेथ को हम, इसको हम और क्या बोल, तो देखो एक तो क्रिप डेथ का दूसरा नाम क्या होता है, SIDS। ठीक है, मतलब सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। जब 1 साल से छोटा बच्चा, ठीक है, 1 साल से छोटा बच्चा सोते सोते मर जाए, ठीक है, सोते सोते डेथ हो जाए, का ना कोई रीजन है, अनएक्सप्लेन डेथ बोल देते हैं। ठीक है, अगर उसकी अनएक्सप्लेन डेथ हो गई तो उसको हम बोलते हैं SIDS, और उसी का नाम है क्रिप डेथ, क्योंकि बच्चा उस टाइम क्रिप में ही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्रिप डेथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एबगर स्केल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एबगर स्केल के रिलेटेड अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा सही है? तो देखो एबगर स्केल में ना एक निमोनिक होता है जिसको हम बोलते हैं APGAR, एबगर स्केल बोल रहे हैं ना, ए का मतलब क्या है, अपियरेंस,
अपियरेंस मतलब स्किन कलर, ठीक है। दूसरा है पल्स, पल्स मतलब हार्ट रेट। तीसरा है ग्रीमेंस, ग्रीमेंस मतलब रिफ्लेक्स जो होते हैं वो इरिटेबिलिटी उनकी, ठीक है, ग्रीमेंस। नेक्स्ट है एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब मसल की टोनिंग। और लास्ट है रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब ब्रीथिंग एफर्ट। ये होते हैं हमारी एपगर स्केल। अब इनमें से कौन सा सही है? आफ्टर बर्थ मोस्ट बेबीज आर असिस्ट विद एपगर स्केल। तो ज़्यादातर बच्चों के हम क्या करते हैं, उनको असेस करते हैं यूजिंग एपगर स्केल। तो हाँ, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक है। 1 मिनट से 5 मिनट के आसपास के टाइम बर्थ के बाद इन सबको यूज़ किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इट हेल्प अस रिमेंबर इट्स सब टेस्ट अपीयरेंसेस पल्स ग्रीमेस एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। तो ये भी सही है, ठीक है। इससे हमें याद रहेगा कि APGAR एपगार टेस्ट कर लो, एपगार स्किल टेस्ट कर लो, तो उसे पता रहेगा ना मैं क्या क्या चेक करना है। तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अराउजल इन इन्फेंसी, स्टेट ऑफ अराउजल वही नींद वाला, डिग्री ऑफ स्लीप। इन्फेंसी में बात करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली मैच्ड विद देयर मूवमेंट्स। इनमें से कौन सा है जो सही होगा? तो इन्फेंसी में क्या होते हैं, पॉलीफेजिक होते हैं, मतलब बहुत सारे फेज होते हैं स्लीप के, ठीक है। ये तो नहीं है कि बच्चा एक बार सो गया तो फिर सुबह ही उठेगा, ऐसा नहीं होता है। बार बार सोता रहता है, उठता रहता है, सोता रहता है, उठता रहता है। और सोते हुए भी उसकी कच्ची नींद आती है, फिर पक्की नींद आती है, फिर उठ जाता है, फिर उठ जाता है, फिर सो जाता है। ये तो वो बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले जो एक पॉइंट है वो बोल रहा है ड्राउजीनेस मतलब समवाट एक्टिव। ड्राउजीनेस और समवाट एक्टिव, ये तो हो गया गलत, ठीक है। ड्राउजीनेस क्या होता है? ड्राउजीनेस होता है, आपने देखा होगा ना, जब एकदम से आँख खुलती है, ठीक है। छोटे बच्चे जब उठते हैं उनको उठते ही बोलते हैं कि जाओ सो सो करके आओ। तो जब वो छोटे बच्चे एकदम से उठ के चल देते हैं, ठीक है, तो वो आधी नींद में भी होते हैं, ठीक है। स्लीप और वॉकिंग, वॉकिंग या वेकिंग लिख देते हैं, ठीक है। सोने और जागने के बीच का जो ट्रांजिशन फेज है, इसको हम बोलते हैं ड्राउजीनेस। ये ज़्यादातर बच्चे चुपचाप होते हैं, ठीक है। आंखें धुंधली धुंधली रहेगी, बार बार खुलती रहेगी, बंद होती रहेगी, ठीक है। एक्टिविटी भी बहुत कम होती है, इसमें हम समवाट एक्टिव नहीं बोलेंगे, ठीक है। समवाट एक्टिव नहीं आएगा इसमें अंदर। ए अलर्ट इनएक्टिविटी होते हैं जिसमें बच्चा क्वाइट होता है, अटेंटिव होता है, ठीक है। क्वाइट रहेगा मतलब शांत रहेगी भी, अटेंटिव हो, उसको हम बोलते हैं अलर्ट इनएक्टिविटी। नेक्स्ट है वॉकिंग एक्टिविटी और क्राइंग, नन एक्सेप्ट फॉर सडन जनरलाइज्ड स्टार्टल्स। जो ये देखो ये कह रहा है ना, वॉकिंग एक्टिविटी और क्राइंग, इसमें भी क्या होता है, फ्रिक्वेंट है, विग्रस और डिफ्यूज मोटर एक्टिविटी होंगी। ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होगी अगर बच्चा चल रहा है, ठीक है, रो रहा है, तो ये तो एक्टिविटी होगी ना, मोस्ट एक्टिव स्टेट होगी, ठीक है। अगर इसमें हमने कह दिया नन, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो वो तो गलत हो गया, फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ठीक है। तो दोनों ही गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। नीदर वन नॉर टू आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इमोशन इज करेक्टली मैच्ड। कन्फ्लिक्टिंग इमोशन की अंडरस्टैंडिंग के बारे में कौन सा करेक्टली मैच है, ये पूछा है, ठीक है। तो पहला 7-8 ईयर्स, चिल्ड्रन डो नॉट अंडरस्टैंड दैट एनी टू कन्फ्लिक्ट्स कैन कोएग्जिस्ट। 7-8 साल के बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि दो फीलिंग आपस में एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है। तो देखो, ये जो होगा ना, जो ये है अंडरस्टैंडिंग वाली बात कि उनको दो फीलिंग एक साथ एग्जिस्ट करती है, ये समझ नहीं आएगा। ये सिर्फ प्री स्कूलर की बात हो रही है, मतलब 3 से 5 साल के बच्चे के साथ तो ये हो सकता है, उससे बड़े के बारे में ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे बात 7-8 ईयर्स की है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, ठीक है। जो ये बोल रहे हैं कि दो फीलिंग एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है, उनको ये नहीं पता है, तो वो सिर्फ प्री स्कूलर मतलब 3, 4, 5 साल के बच्चे होते हैं, उनके लिए सही है, ठीक है। कंक्रीट ऑपरेशनल में बच्चे को सीक्वेंस का, डिफरेंट टारगेट्स का, इन सब का पता लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 11 ईयर्स, चिल्ड्रन कैन डिस्क्राइब कन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स टुवर्ड द सेम टारगेट। अब 11 साल का जो बच्चा होता है वो डेवलप कर लेता है कोग्निटिव मैच्योरिटी, ठीक है। तो वहाँ पे उसमें एम्बिवेलेंस आना स्टार्ट हो जाता है। उनको पता है कि अपोजिट फीलिंग्स हो सकती है, किसी से नफरत भी हो सकती है, प्यार भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, ठीक है। एक ही इंसान से, मतलब एक ही इंसान पे हमें गुस्सा भी आ सकता है, एक इंसान हमारा दोस्त भी हो सकता है। तो ये उनको पता लग जाता है 11 साल तक आते आते। तो दूसरे वाला तो सही है, ठीक है। तो ओनली टू आ जाएगा, ओनली टू मतलब ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। इन विच टाइप ऑफ अटैचमेंट डज एन इन्फेंट क्राई और प्रोटेस्ट व्हेन द प्राइमरी केयर गिवर लीव्स एंड एक्टिवली सीक द केयर गिवर अपॉन रिटर्न। मतलब जब वो जा रहे हैं छोड़ के मम्मी पापा,
तब वो रोता है, और जब वो आते हैं तो एकदम से उनको अटेंशन चाहिए पूरी, ठीक है, कि हमारे पास आ जाओ सीधा। तो ये होता है हमारा सिक्योर अटैचमेंट। 70 से 80% बच्चे ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब मोटर स्किल। अर्ली चाइल्डहुड में कौन सा मोटर स्किल को डिफाइन करता है छोटे बच्चों की? तो देखो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ग्रोस मोटर स्किल्स इन्वॉल्व द लार्ज मसल लाइक रनिंग जंपिंग, सही बात है। फाइन मोटर स्किल इन्वॉल्व द स्मॉल मसल एंड आई कोऑर्डिनेशन लाइक ड्राइंग पिक्चर्स, ये भी सही है, दोनों सही है। तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, विच स्केल इज यूज टू असेस नियोनेटल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। जो नियोनेटल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होगी उसको असेस करने के लिए कौन सी स्केल यूज होती है? तो देखो न्यूरोलॉजिकल की बात करें तो न्यूरोलॉजिकल में आ जाता है ब्रेजेल्टन, ठीक है, नेब्स बोलते हैं, NBAS, ठीक है, नियोनेटल ब्रेजेल्टल असेसमेंट स्केल, यह आ जाएगा न्यूरोलॉजिकल के लिए। एबगार जो स्केल होगी, एबगार स्केल होती है हमारे फिजिकल के लिए, ठीक है, सर्वाइवल एक्टिविटीज के लिए, कि हार्ट रेट चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, मसल चल रही है नहीं चल रही है, अपीयरेंस कैसी है। एबगार स्केल फिजिकल के लिए होती है, न्यूरोलॉजिकल होती है हमारे ब्रेजेल्टन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, कॉमन रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स वो रिपोर्टेड बाय यूनिसेफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ दीज फैक्टर्स। कौन सा फैक्टर है जो कि हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ठीक है, एसोसिएटेड विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम? तो पहले स्कूल एंड नेबरहुड वायलेंस, स्कूल में या घर के आसपास जो नेबरहुड में वायलेंस होते हैं वो, सोशल एक्सक्लूजन और पॉवर्टी। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग तो देखो वायलेंस, सोशल एक्सक्लूजन और पॉवर्टी तीनों ही फैक्टर्स हैं, ठीक है। जब हम वायलेंस की बात कर रहे हैं तो वायलेंस के साथ साथ ट्रॉमा और एंग्जाइटी आता है, ठीक है, ट्रॉमा और एंग्जाइटी आता है। अगर सोशल एक्सक्लूजन की बात हो तो जब भी हम किसी को अकेला कर देते हैं ना, कि हाँ इससे कोई बात नहीं करेगा, सब इससे दूर रहेंगे, तो जब बच्चा अकेला हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी सेल्फ स्टीम जो है वो अफेक्ट होती है, ठीक है, सेल्फ स्टीम जो होती है वो अफेक्ट होती है, ठीक है, उसका जो मोरल होता है वो डाउन हो जाता है। फिर पॉवर्टी की बात करें तो पॉवर्टी की वजह से भी फैमिली में स्ट्रेस आता है, ठीक है, स्ट्रेस के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो 1 2 3 तीनों ही फैक्टर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, बाय अराउंड 3.5 to 4 years of age चिल्ड्रन आर एबल टू शेयर देयर प्ले मटेरियल्स। बच्चे अपने प्ले मटेरियल को शेयर करने स्टार्ट कर देते हैं, 3.5 4 साल के बच्चे। एट दिस एज चिल्ड्रन लाइक टू यूज वेरियस मटेरियल इन देयर प्ले। इस एज में बच्चे बहुत सारे मटेरियल को यूज करते हैं। दिस टाइप ऑफ प्ले इज कॉल्ड, इस प्ले को हम क्या कहते हैं? अब देखो यहाँ पे बच्चा शेयर कर रहा है ना, कोऑपरेट कर रहा है एक दूसरे से, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कोऑपरेटिव प्ले, ठीक है। ये पार्टन की स्टेजेस हैं, प्ले की स्टेजेस हैं, पार्टन की, पार्टन्स स्टेजेस ऑफ प्ले, ठीक है। इसके अंदर ही इन्होंने 4 अलग अलग गेम बताए। तो कोऑपरेटिव प्ले होता है जिसमें बच्चा अपना प्ले मटेरियल को क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है, तो कोऑपरेटिव आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मोटर स्किल्स व्हाट इज हैंडेडनेस। हैंडेडनेस क्या होगा? तो हैंडेडनेस होता है लेटरलाइजेशन, ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रेफरेंस ऑफ यूजिंग एक हैंड। मतलब हम जैसे मैं कहता हूँ ना कि मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, या मैं अगर फ़ोन चलाऊंगा तो लेफ्ट हैंड से चला रहूँगा, चार्जर मुझे उठाना है, कुछ भी चीज़ उठानी है, कुछ यूज़ करना है, तो हम ज़्यादातर अपना एक हाथ को प्रेफर करते हैं, ठीक है, कोई लेफ्ट हैंड वो करता है, कोई राइट हैंड वो करता है। तो दूसरे हाथ से जब हम ज़्यादा प्रेफर करने लग जाते हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए, उसको बोलते हैं हैंडेडनेस, ठीक है। तो यूजिंग टू होल्ड बस हैंडल, यूज फॉर ब्रोकन कार हैंडल, प्रेफरेंस फॉर यूजिंग अ पर्टिकुलर हैंड, यूजिंग फॉर द काइंडनेस टू हेल्प समवन। तो देखो एक पर्टिकुलर हैंड को प्रेफरेंस देना, इसको हम बोलते हैं हैंडेडनेस। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज न्योनेटल जॉन्डिस। तो पहला है कंडीशन इन मेनी न्यूबॉर्न बेबीज कॉज्ड बाय इमेच्योरिटी ऑफ लिवर, लिवर पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है। एविडेंस बाय येलोइश अपीयरेंस, सही है। दूसरा है इट कैन कॉज ब्रेन डैमेज इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली, ये भी सही है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिवर मैच्योर नहीं होता है, अगर लिवर मैच्योर हो तो हमारा एक ना बाय प्रोडक्ट होता है, जब भी हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन होता है ना, तो एक कंपाउंड बनता है बिलिरुबिन। अगर उसको प्रॉपरली प्रोसेस ना कर पाए लीवर, तो हमारी जो बॉडी है ना वो थोड़ी थोड़ी येलो होनी स्टार्ट हो जाती है, आंखें येलो होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी बात हो रही है पहले स्टेटमेंट में। दूसरे में जब बिलिरुबिन को अगर हम ट्रीट नहीं करें तो वो टॉक्सिक होता है, ठीक है,
उसकी वजह से कैनिसेट्रस होता है जिस जो कि एक परमानेंट ब्रेन डैमेज को अफेक्ट करता है, ठीक है, मतलब ब्रेन को डैमेज करता है एक तरीके से। तो ये दोनों ही बात सही है, ठीक है, तो बोथ 1 एंड 2 आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज करेक्ट। डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल सही है? तो पहला है सेफेलोकोडल, ग्रोथ अकर्स फ्रॉम द डाउन टॉप, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो ये तो गलत है, ठीक है। हेड टू टो आता है, सेफेलोकोडल क्या होता है, पहले हेड बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे हमारे बॉडी ग्रो होगी और फिर पैर ग्रो होंगे, ठीक है, तो ये होता है सेफेलोकोडल। प्रोक्सिमो डिस्टल क्या होता है, पहले सेंटर बड़ा होगा, फिर एक्सट्रीम से बड़े होने स्टार्ट होंगे, ठीक है, ये प्रोक्सिमो डिस्टल होता है। ग्रोथ एंड मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू द बॉडी आउटवर्ड्स, तो दूसरा सही है, पहला गलत है, ओनली 2 आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, डैश इज डिफाइंड एज अ प्रोबेबल नंबर अमong every 1000 babies who would fail to survive within the first year of being born। तो ये तो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, मैच्योरिटी रेफर्स टू स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल इज completely developed इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। मैच्योरिटी का मतलब क्या, इनमें से किस एस्पेक्ट में बच्चे उसको, एक इंडिविजुअल को पूरा प्रॉपरली डेवलप होना होगा, स्पिरिचुअली, सोशली या इमोशनली। तो मैच्योरिटी किस में आएगी? तो देखो यहाँ पे होलिस्टिक मैच्योरिटी की बात हो रही है, होलिस्टिक मतलब सारे फील्ड्स में, तो स्पिरिचुअली भी मैच्योर हो, सोशली भी मैच्योर हो, इमोशनली भी मैच्योर हो, तो ऑप्शन ए आ जाएगा 1 2 3 सब में मैच्योर हो, ठीक है, सब में कंप्लीटली डेवलप होगा तब भी मैच्योरिटी आएगी, ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट व्हाट इज इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन की इकोलॉजिकल थ्योरी है वो क्या है फिजिकल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में? दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय पियाजे एंड बेली, तो नहीं, देखो इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ परसेप्शन जो है वो दी थी एलेनर और जेम्स गिब्सन ने, ठीक है, एलेनर ELENOR और जेम्स गिब्सन, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। पियाजे की तो कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी, बेले की हमारी डेवलपमेंटल स्किल्स की थ्योरी थी, तो ये वाला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है इट डिस्क्राइब डेवलपिंग मोटर एंड परसेप्चुअल एबिलिटीज एज इंटरडिपेंडेंट पार्ट ऑफ अ फंक्शनल सिस्टम, ये सही है, ठीक है। इन्होंने क्या करता था, इन्होंने एक्शन परसेप्शन की लिंक की थी कि जो भी हमें इन्वायरमेंट से परसीव होगा, ठीक है, कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसके साथ उसका पेयर बनाएंगे और फिर हम जो हमारा परसेप्चुअल कैपेबिलिटीज़ है और हमारी मोटर कैपेबिलिटीज़ है उनका हम इंडिपेंडेंट पार्ट बना देंगे एक दूसरे पे, इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, तो ये ओनली 2 आ जाएगा, ऑप्शन डी ओनली 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या है? तो देखो पहला लिखा है रेसिप्रोकल एंड्योरिंग टाइप बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर, तो ये तो सही है। इन्फेंट एंड केयर गिवर बोथ कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटीज ऑफ रिलेशनशिप, दोनों सही है, यही अटैचमेंट होता है, तो बोथ 1 एंड 2 आ जाएगा, ऑप्शन ए बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोस मोटर स्किल 5 ईयर चाइल्ड कैन, 5 साल का बच्चा क्या कर सकता है? स्टार्ट, टर्न और स्टॉप इफेक्टिवली इन गेम्स, तो 5 साल का बच्चा आराम से गेम में स्टार्ट, टर्न और स्टॉप कर सकता है। मेक अ रनिंग जंप ऑफ 28 to 36 इंचेस, तो दोनों ही सही है, ठीक है, बोथ 1 एंड 2 सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी आ जाएगा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मोटर डेवलपमेंट व्हाट इज सिस्टम ऑफ एक्शन, अभी पढ़ के आए थे, ठीक है, तो इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स और इट परमिट्स अ वाइडर, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है अलग शिफ्ट में, तो बोथ 1 एंड 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब स्टेट ऑफ एरोजल, वही अपने स्लीप की डिग्री इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में बताना है, तो एन इन्फेंट फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल स्टेटस एट अ गिवन मोमेंट इन द पीरियडिक डेली साइकिल ऑफ वेकफुलनेस, स्लीप एंड एक्टिविटी, तो ये तो सही है। सेकंड कह रहा है सब्सटेंस इनक्लोज अंडर प्रेशर एंड कोलोडल सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल्स डिस्पर्ड, देखो ये तो साइंस की एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं एरोसोल, ठीक है, एराउजल का इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 1 आ जाएगा, ऑप्शन ए ओनली 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, महेश एंड सुरेश आर टेकिंग टर्न टू पुश ईच अदर ऑन द स्विंग, वो स्विंग पे एक दूसरे को टर्न लेके क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है, मतलब झूले पे झुला रहे हैं,
दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब विच टाइप ऑफ प्ले। तो एक कोऑपरेटिव प्ले है, सॉलिटरी। सॉलिटरी तब होता है जब अकेले अकेले खेलते, तो ये तो कोऑपरेटिव प्ले है, तो ओनली वन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। इन विच डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड प्ले परफॉर्म इट्स रोल। कौन सा डेवलपमेंट में प्ले जो है वो अपना रोल परफॉर्म करता है? फिजिकल एंड डेवलप मोटर डेवलपमेंट करता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट करता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट करता है। तीनों में करेगा, तो 1, 2 एंड 3। प्ले जो होगा ना, प्ले बेस्ट मेथड है बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। तो कोई सा भी डेवलपमेंट की बात हो, प्ले उसमें अपना रोल निभाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइप्स ऑफ प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्ले पे सवाल है। फंक्शनल प्ले, प्ले इन्वॉल्व्स रिपीटेटिव मस्कुलर मूवमेंट, ये ठीक है। कोई भी स्किल सीखने के लिए हम फंक्शनल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे बॉल को बार बार कैच के मतलब कैच कैच पकड़े कैचिंग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो कैच पकड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, या कोई रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो होता है फंक्शनल प्ले। ठीक है, रेस लगा रहे हैं बच्चा आपस में, तो फंक्शनल प्ले हो गया। दूसरा प्रिटेंड प्ले। प्रिटेंड प्ले मतलब वही ना, बच्चे डॉक्टर डॉक्टर बन जाते हैं, टीचर टीचर बन जाते हैं, घर घर खेलते हैं। तो प्ले इन्वॉल्व यूज ऑफ ऑब्जेक्ट और मेटेरियल टू मेक समथिंग, नहीं। टू मेक समथिंग ये आ जाता है कंस्ट्रक्टिव प्ले में। ठीक है, बच्चे रेत से अपना वो घर वर बनाने लग जाते हैं, महल बनाने लग जाते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिव में आता है। प्रिटेंड प्ले तो वो डॉक्टर डॉक्टर टीचर टीचर वो सब होता है। तो दूसरे वाला गलत है, पहले वाला सही है, ओनली वन आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब आर्टिस्टिक डेवलपमेंट। आर्टिस्टिक डेवलपमेंट की बात होगी। आर्टिस्टिक डेवलपमेंट मतलब क्या हो जाएगा कि हाँ बच्चा ड्राइंग पेंटिंग वगैरह कुछ सीख रहा होगा, तो इट रिफ्लेक्ट मैच्योरेशन ऑफ द ब्रेन एज वेल एज ऑफ द मसल्स। तो ये तो सही है। अगर हमारा ब्रेन डेवलप होगा तो उसका जो विजुअलाइजेशन होगा, प्लानिंग होगा, कोग्निटिव कहाँ पे क्या बनाना है वो अच्छा हो जाएगा। मसल्स अगर अच्छे से डेवलप होगी तो वो उसका जो फाइन मोटर स्किल्स है वो भी अच्छे से होगी। तो ये तो सही है, पहले तो करेक्ट हो गया। दूसरा, स्विच फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म एंड डिजाइन टू डिपिक्टिंग रियल ऑब्जेक्ट मार्किंग अ फंडामेंटल चेंज इन पर्पस ऑफ चिल्ड्रंस ड्राइंग। ये दोनों सही है। ठीक है, बच्चा पहले दिमाग में सोचेगा ना कि मैं ये बना रहा हूँ, ऐसा बनाऊंगा, फिर उसको रियल ऑब्जेक्ट की तरह बना देगा। ठीक है, ये दोनों आर्टिस्टिक डेवलपमेंट है, तो बोथ 1 एंड 2 आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। डैश इज रियलाइजेशन दैट वंस एग्जिस्टेंस एंड फंक्शनिंग आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ अदर पीपल एंड थिंग्स। कि एक इंसान का एग्जिस्टेंस और उसका काम दूसरे लोगों के या चीज़ों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में जानकारी कि हाँ मैं अलग हूँ दूसरे अलग है। ठीक है, अपने बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी उतना अच्छा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्ले के बारे में इनमें से कौन सा सही है? तो बेल्स्की एंड मोस्ट, मोस्ट नहीं है, मोइस्ट है। ठीक है, बेल्की एंड मोस्ट फाउंड आउट दैट समवेयर बिटवीन द एज ऑफ 12 to 18 months, 1 से 1.5 साल का बच्चा, बेबीज बिगिन टू प्ले विद ऑब्जेक्ट्स इन सिंबलिक वे, वही प्रिटेंड प्ले स्टार्ट हो जाता है उनका। सही लिखा है। स्लेड ऑब्जर्व्ड टॉडलर्स प्लेइंग एट होम बोथ ऑन देयर ओन एंड विद देयर मदर। ठीक है, मदर जो है वो बच्चे को ऑब्जर्व करती रहती है, उनके साथ भी खेलती है। ओ कॉनेल एंड ब्रेथरटन कंपेयर्ड चिल्ड्रंस रिस्पॉन्स टू मदर सजेशन ड्यूरिंग प्ले एट द एज ऑफ 20 to 28 months। तो तीनों सही है। ठीक है, ये तीनों क्या हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, कुछ थ्योरीज है, कुछ रिसर्चेज हैं जो कि चिल्ड्रन डेवलपमेंट में आती है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो बहुत मतलब ऑल 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑफ द फॉलोइंग बेबी मोटर डेवलपमेंट इज करेक्टली मैच विद देयर मंथ। ठीक है, बच्चे के बारे में कौन सा सही है उसके मंथ के हिसाब से। तो लिफ्ट हेड अप टू व्हेन प्रोन, तो जब चाहे अपना हेड को ऊपर लिफ्ट कर सकता है, सेकंड मंथ सही है। रोल्स फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरी साइड रोल कर सकता है, 5th मंथ, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। रीचिंग एंड ग्रास्पिंग, पहुंच के पकड़ना, इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है इसके बारे में? तो देखो ये कह रहा है, पियाजे थॉट दैट हैंड मूवमेंट्स एंड विजन आर इनिशियली इंडिपेंडेंट। पियाजे कहता है कि हैंड मूवमेंट्स और विजन जो है वो इनिशियली इंडिपेंडेंट है। तो ये तो सही है। देखो आसपास चीजें देखना, ऑब्जर्व करना, जब छोटा बच्चा होता है वो हिल तो पाता नहीं है, अगर वो मूवमेंट नहीं कर पा लेकिन वो देख के खुश हो सकते हैं ना। ठीक है, बच्चा देख के स्माइल करता है, तो विजन तो उसके पास है। फिर धीरे धीरे हैंड मूवमेंट आएगा, फिर वो थोड़ा बहुत क्रॉलिंग करना स्टार्ट करेगा, तब फिर वो क्या करता है, पहुंच के चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट करता है, जो देखेगा उसी के पास पहुंच जाएगा। तो ये तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, बोवेड नोटेड दैट कंजेनिटली ब्लाइंड इन्फेंट सीम टू गो थ्रू अ पीरियड ऑफ हैंड रिगार्ड।
इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेफरेंस विद आर्ट मेकिंग। आर्ट मेकिंग से रिलेटेड कौन सा सही है? इट हेल्प्स इन ब्रेन डेवलपमेंट, हाँ। इट डिमिनिशेस द स्टूडेंट एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज, नहीं। देखो, बच्चे की एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज को डिमिनिश या कम करता है तो नहीं करता है। इट हेल्प्स इन ब्रेन डेवलपमेंट, हाँ करता है, तो ऑप्शन 1 आ जाएगा, ठीक है, ओनली 1 आएगा, ओनली 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल ग्रोथ। बच्चे की फिजिकल ग्रोथ तो बायोलॉजी मतलब हेरिडिटी अफेक्ट करती है, तो हेरिडिटी आ जाएगा। टीचर, पेयर, रिलीजियस प्लेस, ये सब क्या है? इन्वायरमेंट। और ये बच्चे के सोशल डेवलपमेंट या सोशोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होता है उसको अफेक्ट कर सकता है, फिजिकल को नहीं, ठीक है। फिजिकल को हेरिडिटी इम्पेक्ट करते हैं ज़्यादा, ठीक है। मेजर फैक्टर जो है वो हेरिडिटी होगी, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। व्हाट आर द टू मेजर इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चे पर दो मेजर इन्फ्लुएंस कौन से होते हैं? साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, नहीं। नेचर एंड नर्चर, हाँ, ठीक है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन दो का इम्पैक्ट होता है सबसे ज़्यादा, तो नेचर, नर्चर, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट एक ही चीज़ होती है। नेक्स्ट है व्हाट आर द टू मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट। अभी सेम ही तो करा है। टू मेजर इन्फ्लुएंस ऑन सोशल डेवलपमेंट, टू मेजर इन्फ्लुएंस ऑन सोशल, ठीक है, आंसर आ जाएगा नेचर, नर्चर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन अ चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट। बच्चे के डेवलपमेंट में, ब्रेन डेवलपमेंट में सबसे मेजर इंपैक्ट किसका होगा? असेसमेंट एंड लर्निंग, कास्ट एंड जेंडर, नॉलेज, केयरिंग, रेस्पॉन्सिव, रिलेशनशिप। तो देखो, इसमें नॉलेज, कास्ट, जेंडर, लर्निंग, इनका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। मेजर इन्फ्लुएंस होगा केयरिंग का और रेस्पॉन्सिव रिलेशनशिप्स का, ठीक है, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू एज 6। तो जो ग्रोथ रेट होगा वो क्या होगा? तो देखो, इस एज में होता है रैपिड डेवलपमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा रिमार्केबली रैपिड, ठीक है। स्लो नहीं होगा, मॉडरेट नहीं होगा, चाइल्ड टू चाइल्ड डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, रैपिड ही होता है। नेक्स्ट है टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किल्ड मूवमेंट। स्किल्ड मूवमेंट की दो कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली क्या है? पर्पसिव नेचर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, ऑटोमेटिक बिहेवियर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, सपोर्टिव नेचर एंड कोऑर्डिनेशन, इंक्विजिटिव नेचर एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें आएगा ए, पर्पसिव नेचर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। पर्पसिव नेचर मतलब क्या? कि हम जान के कुछ कर रहे हैं, ठीक है, पर्पस है हमारा किसी काम को करने के लिए, किसी मूवमेंट को करने के लिए कुछ पर्पस हो। जैसे मुझे पानी पीना है तो मैं गिलास उठाऊंगा, ठीक है, तो गिलास उठाने के लिए जब मैं अपना हाथ लेके जा रहा हूँ तो मुझे पता है ना मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, ठीक है, फिर मैं कौन से गिलास को उठा रहा हूँ, उसमें पानी डाल रहा हूँ, फिर उसको पी रहा हूँ, फिर उसको मुंह तक ला रहा हूँ, तो पर्पसिव नेचर और कोऑर्डिनेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। इमोशनल नीड्स ऑफ चाइल्ड आर। इमोशनल नीड क्या होगा? दे वांट हेल्दी फूड, ये तो फिजिकल नीड हो गई। दे नीड गुड एजुकेशन, सोशल एजुकेशन हो गई, सोशल हो गया मतलब। दे नीड टू फील लव्ड एंड रिक्वायर पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। देखो, लव मतलब इमोशन की बात आ गई। दे नीड फिजिकल एक्सरसाइज मतलब फिजिकल नीड, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ दिस इज एन इंपॉर्टेंट फिजिकल नीड फॉर चाइल्ड। फिजिकल नीड, सिटिंग इन वन प्लेस नहीं हो सकता है, रेगुलर स्टडी, कंट्रोलिंग इमोशन या रेगुलर मूवमेंट। तो देखो, इमोशन मतलब क्या हो गया? ये तो हमारा साइकोलॉजिकल या मेंटल में चला गया। रेगुलर स्टडी भी मेंटल या कोग्निटिव में चला गया। सेटिंग इन वन प्लेस, ये फिजिकल तो है लेकिन ये कोई नीड नहीं है कि हाँ एक ही जगह पे मुझे बैठे रहना है। रेगुलर मूवमेंट है फिजिकल नीड, ठीक है, कि बच्चे की बॉडी को बार बार मूवमेंट देते रहो, तो रेगुलर मूवमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग एज इज डिफाइंड एज एजिंग एडल्टहुड। एजिंग एडल्टहुड किसको बोलेंगे हम? देखो, एडल्टहुड की ना स्टेजेस होती हैं, ठीक है। पहला आता है अर्ली एडल्टहुड, जो होता है 20 से 40। फिर आता है मिडिल एडल्टहुड, जो होता है 40 से 60, ठीक है। इसके बाद आता है लेट एडल्टहुड, जो होता है 60+ वालों के लिए, जिसको हम ओल्ड एज बोल देते हैं, ओल्ड एज या एजिंग एडल्टहुड, तो वह जगह 60 से ज़्यादा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। हाउ डज डेवलपमेंट प्रोसीड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में डेवलपमेंट कैसे प्रोसीड होता है? स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक नहीं होगा, जनरल टू जनरल नहीं होगा, जनरल टू स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टू जनरल, तो ये जाता है जनरल टू स्पेसिफिक। जैसे पहले बच्चा सिर्फ बर्ड बोलेगा, ठीक है, सारे पक्षी हैं, बर्ड है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो नाम पता करेगा कि कोई क्रो है,
कोई पैरट है, कोई स्पैरो है, ठीक है, कोई पिजन है। स्टार्टिंग में सब उसके लिए पक्षी हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे उसे पता लग जाएगा। तो जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज द मोटर एबिलिटी डेवलप। मोटर एबिलिटी कैसे डेवलप होगी? हेड टू टो, टो टू स्टमक, टो टू हेड, हैंड टू टो। तो हेड टू टो एक ही बचेगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। देयर आर डैश प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वन ऑफ विच इज द सेफालोकोडल। तो देखो, तीन प्रिंसिपल होते हैं हमारे, ठीक है। पहला होता है सेफालोकोडल, मतलब हेड टू टो वाला। दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल, मतलब सेंटर टू आउटवर्ड। और तीसरा होता है जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। तो ये तीन तरीके के ग्रोथ के डेवलपमेंट के प्रिंसिपल होते हैं। आगे ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड गैंगेज। अब देखो, ये क्वेश्चन है बहुत डिबेटेबल, ठीक है। अलग अलग एग्जाम में इसका अलग अलग आंसर देते हैं। तो देखो, गैंगेज आती है हमारी लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड को हम बोलते हैं गैंगेज। यहाँ पे सेम सेक्स के जो बच्चे होते हैं, मतलब बॉय बॉय का ग्रुप बन जाएगा, लड़के लड़कियों का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अपने कुछ कोड बना लेंगे, अपने रूल्स बना लेंगे, अपने सीक्रेट्स रखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा। जो अर्ली चाइल्डहुड है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्री गैंग एज। प्री, वो तो प्री गैंग एज हो गया। एडोलसेंस जो है, वो अपना इंटीमेसी और आइडेंटिटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारा लेटर चाइल्डहुड। गैंग एज मतलब लेटर चाइल्डहुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। विच स्टेट्स दैट डेवलपमेंट स्प्रेड्स ओवर द बॉडी फ्रॉम हेड टू फुट। हेड टू फुट कौन सा जाता है? तो ये जाता है सेफालोकोडल, ठीक है। चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैन फर्स्ट बी ऑब्जर्व इन हेड, देन ट्रंक, देन लेग्स। तो हेड टू फुट कौन जाता है? सेफालोकोडल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बी डिफाइंड एज प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस लीडिंग टुवर्ड द गोल ऑफ मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी की तरफ जाते हुए जो ऑर्डरली और सिक्वेंशियल कोहेरेंट चेंजेस है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ये डेफिनेशन दी थी हमारी ई बी हरलॉक ने। ई बी हरलॉक ने डेफिनेशन दी थी डेवलपमेंट की, ये वाली सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस लीडिंग टुवर्ड द गोल ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। तो डेवलपमेंट आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ प्री स्कूल स्टेज। प्री स्कूल किसको बोलेंगे हम? तो देखो, लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस, ये सब तो स्कूल में होते हैं। इन्फेंसी 0 से 2 साल का हो गया, लेकिन 2 से 5 साल का जो बच्चा होगा या 6 साल का जो बच्चा होगा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। तो प्री स्कूल में कौन होगा? अर्ली चाइल्डहुड वाला बच्चा, ठीक है। 2 से 6 साल का बच्चा जो अभी स्कूल में नहीं गया, स्कूल से जाने के पहले वाली एज, तो अर्ली चाइल्डहुड आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। जनरल टेंडेंसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल टू स्टार्ट एट द सेंटर एंड रेडिएट आउटवर्ड। तो सेंटर से बाहर की तरफ जाने वाले को क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट देन ऑल डेवलपमेंटल स्टेज। सारे डेवलपमेंटल स्टेज में सबसे छोटा कौन होता है? तो देखो, एडल्टहुड तो 18 के बाद 60 तक चलता है। एडोलसेंस भी 12 से 18 तक 6 साल लगभग चलता है। इन्फेंसी जो है वो 0 से 2 साल, 2 साल का यही है। 2 से लेके 10-12 साल तक लेटरहुड चाइल्डहुड चलता है, 12 से 18 ये तो सब बड़े हैं, सिर्फ इन्फेंसी सबसे छोटा है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा, इन्फेंसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द इंक्रीज इन साइज, नंबर ऑफ सेल्स एंड इट इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है? ग्रोथ होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है? वो होता है डेवलपमेंट। तो ग्रोथ आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। Among the following options, in which stage the children witness bodily changes in themselves। बच्चे की बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो कब आते हैं? वो आते हैं हमारे एडोलसेंस में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। चाइल्ड्स मैनुअल स्किल्स डेवलप इन विच वे। बच्चे की जो मैनुअल स्किल्स हैं वो कैसे डेवलप होती है? सेंटर ऑफ बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरी, फ्रॉम इनर ऑर्गन देन फिंगर्स, पेरिफेरी देन टुवर्ड्स द सेंटर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
देखो बी और सी तो नहीं है, या तो सेंटर ऑफ बॉडी से लेके पेरिफेरी तक जाएगा या टॉप से लेके बॉटम तक आएगा। अब क्वेश्चन में पूछा मैनुअल स्किल्स, तो मैनुअल स्किल्स आता है हमारा सेंटर ऑफ बॉडी से लेके पेरिफेरी तक, जिसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो डिस्टल। ठीक है, तो यही आएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, डेवलपमेंटलिस्ट ऑफन ब्रेक द लाइफ स्पैन इनटू हाउ मेनी स्टेज। हमारे जो लाइफ स्पैन है इसको कितनी स्टेज में बांटा जाता है? तो जो एरिक्सन है, ठीक है, एरिक्सन ने जो साइको सोशल स्टेज बांटी थी, उसने बांटी थी 8 स्टेजेस, 8 स्टेजेस। ठीक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हु लेबल्ड द यंग एडल्टहुड एज ट्राइंग ट्वेंटीज। किसने एडल्टहुड को, अर्ली एडल्टहुड को या यंग एडल्टहुड को ट्राइंग ट्वेंटीज बोला था? तो ये थे गेल शीबी और रोजर गोल्ड। तो जो ये ऑप्शन बी है, इन्होंने बोला था। ठीक है, इनका अलग अलग किताबें हैं, एक है पैसेज लिखी थी एक ने, और एक ने लिखी थी ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, ये 2 बुक आई थी, तो एक शीही ने लिखी थी, एक गोल्डन ने लिखी थी, और इन दोनों ने ही एडल्ट लाइफ स्टेज के बारे में पढ़ा था। उन्होंने बोला था यंग एडल्टहुड को ट्राइंग ट्वेंटीज। ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी। तो टीन एज बोला जाता है इसको, टीन एज। ठीक है, प्यूबर्टी को, तो जिनके एंड में टीन आता है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी की एज। तो 13 to 19 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है विच एमंग द सब्सिक्वेंट इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? ठीक है, तो स्टेजेस नहीं होता है। ठीक है, डेवलपमेंट की कोई स्टेजेस नहीं होती, डिफरेंशियबिलिटी होती है, कंटिन्यूटी होती है, सिक्वेंशियलिटी होती है। स्टेजेस कोई प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या कंटिन्यूस होता है, स्टेजेस नहीं होती उसकी कोई। तो स्टेजेस आंसर आ जाएगा, बाकी हटा देता हूँ ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, हाउ मेनी एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर देयर इन साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट में डेवलपमेंट के कितने एरियाज? तो 4 एरिया होंगे, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव और इमोशनल। 4 एरियाज होंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम कल मिलेंगे लेक्चर 2 में। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 97 क्वेश्चंस और डिबेट ऑफ डेवलपमेंट वाले के 33 क्वेश्चन। कल हम करेंगे 130 क्वेश्चंस। ठीक है, मिलते हैं कल अगली क्लास में अगले लेक्चर में।